हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्रॉग। फ्रॉग हमारे लिए इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन फ्रॉग से आना ही आना है। आज जो हम शुरू करेंगे वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। उसमें जो जो हमें लगेगा शॉर्ट नोट्स टाइप्स और सब लगेंगे वो हम साइड बाय साइड लिखते जाएंगे, या एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ और लगेगा तो हम वो भी साइड में लिखते जाएंगे। वहीं जो जो लाइन से क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। ये सेशन जो है वो पूरा एक्सप्लेनेशन की बेसिस पे, इसका नेक्स्ट सेशन जो हम शूट करेंगे, जो हम आपके लिए प्रेजेंट करेंगे, वो जो है वो क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। उसमें अपन टोटल फ्रॉग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वो सेशन देखने से पहले आपको ये वाला सेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए, तो उसमें आपको बराबर मजा आएगा। उसका हम एक लाइव सेशन रखेंगे, तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उसे ज्वाइन करें। सो बगैर कोई टाइम वेस्ट करें हम हमारे टॉपिक को शुरू करेंगे, है ना। फ्रॉग जो है उसके अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले तो हमें क्लासिफिकेशन से ही स्टार्ट करना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या रहेगा फ्रॉग का। तो फ्रॉग का अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन अगर हम बात करेंगे तो ये कौन से किंगडम की बात कर रहे हैं, प्लांटिंग या एनिमेलिया। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, इसका किंगडम, है ना। किंगडम देखेंगे हम, तो किंगडम जो है दैट इज एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर भी कौन से फाइलम के अंदर आएगा ये, तो इसका जो फाइलम है, फाइलम कौन सा होगा इसका, दैट इज कॉर्डेटा। ठीक है, वहीं अगर हम उसका पूछा कि इसका जो सब फाइलम है, तो वो सब फाइलम क्या रहेगा, तो सब फाइलम जो है वो इसका कौन सा रहेगा, दैट इज वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा में भी अगर उन्होंने पूछा कि कौन सी क्लास, मतलब सुपर क्लास, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो सुपर क्लास है दैट इज टेट्रापोडा। टेट्रापोडा। और अगर क्लास पूछा कि जो फ्रॉग है वो कौन सी क्लास में आएगा, तो उसका हमें पता होना चाहिए दैट इज एम्फीबियन। एम्फीबियन के अंदर क्यों आया फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग का जो नेचर रहता है वही ड्यूअल नेचर है, और एम्फीबियन का मतलब भी क्या होता है, ड्यूअल नेचर। ठीक है, एम्फी मतलब होता है ड्यूअल नेचर, है ना। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब ऐसा एनिमल जो कि, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा एनिमल जो कि दोनों जगह रह सकता है। ड्यूअल नेचर मतलब वो कहाँ पे भी रह सकता है, लैंड के ऊपर भी रह सकता है, वहीं अगर हम देखेंगे तो वो वाटर के अंदर भी स्टे कर सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन, जिसका ड्यूअल नेचर है। उसी तरीके से अगर हम जाते हैं फ्रॉग के ऊपर, तो फ्रॉग में सबसे पहले ही एनसीईआरटी ने लाइन लिख रखी है कि फ्रॉग का जो हैबिटेट है वो कहाँ पे रहता है। भाई फ्रॉग कहाँ पे रहेगा, दोनों जगह रहता है। कहाँ पे रहता है, दोनों जगह। सबसे पहले जो है वो लैंड पे भी रहता है, और दूसरा जो है वो वाटर के अंदर भी रहता है। इंपॉर्टेंट ये है, गलती कहाँ से करोगे कि वाटर के अंदर, कौन से वाटर के अंदर रहेगा ये, तो ये रहेगा फ्रेश वाटर के अंदर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन आता है कि ये मराइन वाटर के अंदर रहेगा क्या, तो हम आंसर लगाएंगे नहीं, ये किसके अंदर रहता है, फ्रेश वाटर के अंदर। दूसरी चीज, कौन सी क्लास के अंदर आएगा, तो इट बिलोंग टू द क्लास, कौन सी क्लास है हमारी, एम्फीबिया। और फाइलम अगर पूछेंगे हमारा, तो फाइलम कौन सा हमारा, कॉर्डेटा फाइलम है। उसके बाद में मोस्ट कॉमन स्पीशीज अगर पूछा तुमसे कि इंडिया में मोस्ट कॉमन स्पीशीज कौन सी है इसकी, तो हम क्या बोलेंगे, राना टिग्रीना। क्या नाम है उसका, राना टिग्रीना। अब हम इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है दैट इज दे डू नॉट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मतलब भाई उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे हम हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, 37 का 37 ही रहेगा, है ना। वो हमारा नॉर्मल है। भले बाहर कितनी ही ज्यादा गर्मी हो या फिर कितनी ही ज्यादा ठंड हो, उस दौरान हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ज्यादा गर्मी हुई, हमारी बॉडी जो है वो हीटअप हो रही है, तो हम स्वेट के थ्रू उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट कर देंगे। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं ठंड के टाइम पे, तो ठंड में इतना टेम्परेचर नीचे गिर गया है कि हमारी बॉडी जो है वो क्या कर रही है, शिविर कर रही है। शिविर कर रही है मतलब अपने आप को हीटअप करने की कोशिश कर रही है ना। तो हम ये सब पूरा जो प्रोसेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, मतलब 37 का 37 ही रहे। इसीलिए हमको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम मेंढक जैसे क्या कर रहे हैं, हम ठंड में घुस गए बिल में और गर्मी में भी बिल में घुस गए। हम ऐसा करते हैं कि हम पूरे
सातों दिन 24 घंटे हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं, है ना। तो उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो दे डू नॉट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वेरी करता है। क्या करता है? वो वेरी करता है। किसके अकॉर्डिंग? एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। इसीलिए इन एनिमल को अपन क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड या फिर पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। पोइकिलो दो टाइप की हम बात करते हैं इधर, एक होता है दैट इज वार्म ब्लडेड, ठीक है, एक होता है वार्म ब्लडेड और एक होता है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। कौन कौन से एनिमल जो है वो वार्म ब्लडेड होते हैं और कौन कौन से एनिमल जो है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अगर हम बात करेंगे तो बोर्ड कोल्ड ब्लडेड। तो हमें पता होना चाहिए कि एम्फीबियंस तो है ही, तो हमें नीचे हम ध्यान में रखेंगे कौन कौन सा, अपनी फिशेस, है ना, अपनी फिशेस जो है वो है सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा आपका? एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, और तीसरी बात आपकी रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स। ये सब जो है वो कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड, मतलब उनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर वो है क्या है? कांस्टेंट है। मतलब जैसे मान लो हमारी बर्ड्स हुई, है ना, बर्ड्स का क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। वहीं अगर हम बात करेंगे मैमल्स की, तो मैमल्स जो है उनके अंदर भी हमें कांस्टेंट देखने को मिलता है। अगला, you might have also noticed that changes in the color of the frog while they are in the grasses and on the dry land. They have the ability to change the color to hide them from their enemies, that is camouflage. This protective coloration is called mimicry. जैसे बात अगर हम बात करेंगे तो फ्रॉग अगर लैंड पे रहता है तो वो उसका वैसे ही थोड़ा लैंड कलर, लैंड के जैसा कलर रहता है ना, ब्राउनिश का रहेगा। वहीं अगर वो ग्रास में रहेगा तो उसका वैसे ही हरा हरा सा कलर, वो टेक्सचर लेकर आ जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? क्यों करता है वो ऐसा? वो अपने आप को बचाने के लिए करता है। कोई भी एनिमी अगर उसने देखा तो उससे अपने आप को बचाने के लिए वो करेगा। चलो ठीक है, एनिमी नहीं दिखा उसे, तो फिर अगर उसको किसी को खाना है तो किसी को खाने के लिए भी वो क्या करेगा भाई? अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश, अपने आप को उसकी तरफ, है ना, जाने के लिए। अगर कोई उसको देख लेगा तो उसको पकड़ पाएगा क्या? नहीं पकड़ पाएगा। इसीलिए वो अपने उस प्रेडेटर को खाने के लिए वो क्या करेगा? फटाक से अपना उस एनवायरमेंट जैसा कलर लेगा और फिर उसको क्या कर लेगा? वो खा लेगा, है ना, उस इंसेक्ट को खा लेगा। तो ये जो उसकी प्रॉपर्टी होती है अपने आप का कलर चेंज करने का, उसको अपन क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। क्या बोलेंगे इसको अपन? कैमोफ्लेज। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का जो उसकी एबिलिटी है, वो उसको अपन क्या बोलते हैं? वो जो प्रॉपर्टी है उसको अपन क्या बोलेंगे? दैट इज कैमोफ्लेज। वहीं अगर हम देखेंगे, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। मिमिक्री मतलब वो ऐसी आवाज निकालता है, ऐसा अपीयरेंस दिखाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मिमिक्री बोलेंगे, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? मिमिक्री बोलेंगे। यू मे ऑल्सो हैव नो दैट द फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग द पीक समर। यही हम बात करें, भाई वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। तो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता तो ना वो ज्यादा गर्मी झेल पाते और ना ही वो ज्यादा ठंड झेल पाते हैं। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो यू मे ऑल्सो नो दैट द फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग द पीक समर एंड विंटर। इस पीरियड में भाई वो क्या करते हैं? वो किसके अंदर चले जाते हैं? डीप बरोस में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे प्रोटेक्ट करेंगे भाई? एक्सट्रीम ऑफ हीट और कोल्ड से अपने आप को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करने के लिए डीप बरो में चले जाते हैं, मतलब खड्डों में अपना खड्डा करेंगे हाथों से और उसके अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। ये जो उनका प्रॉपर्टी है जिसके अंदर वो खड्डों के अंदर चले जाते हैं, सोने चले जाते हैं एक तरीके से, उसको अपन क्या बोलते हैं? समर स्लीप और विंटर स्लीप। अगर क्वेश्चन आता है कि एस्टिवेशन आप किसको बोलोगे? समर स्लीप को बोलोगे कि विंटर स्लीप को बोलोगे? तो हम किसको बोलेंगे? एस से याद रखना है, एस आ रहा है इसमें एस नहीं आ रहा है, तो एस से याद रखना समर स्लीप, है ना। क्या ध्यान में रखेंगे अपन? समर स्लीप। और वहीं अगर इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज क्या करना? विंटर स्लीप करने का, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हिबरनेशन। क्या बोलते हैं? हिबरनेशन। मतलब गर्मी में भी सोएंगे और ठंड में भी सोएंगे, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? तो हमें ये समझ में आया कि समर के टाइम पे भी वो सोता है और विंटर के टाइम पे भी सोएगा। समर के टाइम पे जो सोता है उसको अपन बोलते हैं एस्टिवेशन, और विंटर के टाइम पे सोएगा उसको अपन बोलते हैं हिबरनेशन। मतलब एक्टिव किस पीरियड में रहेगा? तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एक्टिव का, तो एक्टिव जो पीरियड रहेगा उसका कौन सा एक्टिव पीरियड रहेगा? दैट इज कौन सा पीरियड रहेगा? दैट इज रेनी सीजन, है ना। तो रेनी सीजन के टाइम पे वो क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। अब भैया तभी ऐसा होता है ना कि बारिश में अपन को बहुत छोटे छोटे मेंढक देखने को मिलता है, तो अपन बोलते थे कि भाई बारिश की बूंदों से एक एक मेंढक नीचे गिरते जा रहे, इसीलिए इतने सारे मेंढक हो गए बारिश में। इसीलिए क्योंकि बारिश उनके लिए एक फेवरेबल टेम्परेचर रहता है। उस टाइम पे क्या रहते हैं? वो
अवेलेबल रहते हैं, मतलब उस टाइम पे क्या रहेंगे, सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे। तो जो ब्रीडिंग सीजन रहेगा उनका, जो ब्रीडिंग सीजन रहेगा वो कौन सा रहेगा, ब्रीडिंग सीजन रहेगा वो कौन सा रहेगा, दैट इज रेनी सीजन, है ना। तो ये तीनों चीजें हमको ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आता है कि वो एसटी समर स्लिप के बाद में आफ्टर समर स्लिप जो है वो उनका ब्रीडिंग सीजन रहता है कि बिफोर समर स्लिप उनका ब्रीडिंग सीजन रहता है, तो हमें पता है कि गर्मी के बाद में बारिश आती है, तो आफ्टर समर सीजन क्या रहेगा, मतलब एस्टिवेशन के बाद में क्या आएगा, उनका ब्रीडिंग सीजन आएगा। और बिफोर विंटर जो है उनका क्या रहेगा, ब्रीडिंग सीजन, मतलब बिफोर हिबरनेशन और आफ्टर एस्टिवेशन जो है उनका क्या रहेगा, ब्रीडिंग सीजन रहेगा। नाउ नेक्स्ट, इस पैराग्राफ में आपको सभी कुछ क्लियर होगा माइट बी। अगला जो बात करेंगे हम उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करेंगे, है ना। तो यू हैव एवर टच द स्किन ऑफ द फ्रॉग, कभी कभी हमने टच भी करा है फ्रॉग की स्किन को, या फिर हम उस पर कोशिश करते हैं कि हम उस पर पाँव रखें, वो ऐसा कुछ पच सी आवाज आती है, गिलबिला सा हमें महसूस होता है। वो जो होता है उसका जो स्किन रहती है, इतनी ज्यादा मॉइस्ट स्किन रहता है, स्लिपरी स्किन रहती है, वो उसके बारे में अगर बात करें तो स्किन जो है वो उनकी कैसी है, स्मूथ और स्लिपरी है। क्यों है ऐसी, क्योंकि उनकी स्किन के ऊपर म्यूकस प्रेजेंट रहता है, म्यूकस है ना, तो म्यूकस है उसके कारण वो कैसी स्किन जो है वो स्लिपरी है और कैसी स्मूथ है। अच्छा, म्यूकस क्यों प्रेजेंट होना जरूरी है उनके स्किन पे, क्योंकि उनको क्या करना है, उससे रेस्पायरेशन करना है, स्किन से उनको रेस्पायरेशन करना है। अगर वही उनकी स्किन अगर ड्राई होती तो उससे इजीली वो डिफ्यूजन रेस्पायरेशन कर पाते क्या, कहीं भी अगर ड्राइनेस है तो रेस्पायरेशन पॉसिबल नहीं है ना। तो उसी तरीके से हमको ध्यान में रखना है कि इनकी स्किन जो है वो स्लिपरी और कैसी रहती है, स्मूथ रहती है। किसके कारण वो होती है, क्योंकि उनकी स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, म्यूकस प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, म्यूकस प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, स्किन जो है वो ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन, हमेशा कैसी रहेगी, वो मॉइस्ट कंडीशन में रहेगी, क्योंकि उनको क्या करना है, रेस्पायरेशन करना है। द कलर ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ द फ्रॉग इज जनरली कैसा रहेगा, ऑलिव ग्रीन कलर का रहेगा। अगर हम फ्रॉग बनाते हैं, है ना, चलो हम एक फ्रॉग को ड्रॉ करते हैं, कुछ इसी तरीके से हमारा फ्रॉग होगा। मेरे साथ में आप भी ड्रॉ करिए इफ यू वांट, है ना। ये इसके आगे वाले पाँव, ये इसके पीछे वाले पाँव हो गए, है ना। दिस इज आवर फ्रॉग। अब अगर हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले तो इसकी जो ऊपर वाली स्किन है ना, अगर फ्रॉग मान लो खड़ा हो जाता है ना, हमारे जैसे मान लो अभी इससे ऐसा है, ऐसे करके खड़ा हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन इसका क्या हो जाएगा, डॉर्सल हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे कौन से पोर्शन की, डॉर्सल साइड पे, तो डॉर्सल साइड पे हमें फ्रॉग में कुछ ऐसे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, ऐसे छोटे स्पॉट्स, बड़े स्पॉट्स और बड़े स्पॉट्स, ऐसे हमको स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, है ना। इन स्पॉट्स को अपन क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं भाई, ऑलिव ग्रीन कलर के रहेंगे। कैसे रहेंगे ये जो स्पॉट्स प्रेजेंट रहते हैं वो कैसे रहेंगे, ऑलिव ग्रीन कलर के रहेंगे। और कैसे रहेंगे, डार्क कलर के रहेंगे, है ना, ऑलिव ग्रीन कलर के रहेंगे, डार्क कलर के रहेंगे। और रेगुलर रहेंगे क्या, इरेगुलर रहेंगे, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, इस तरीके से। वहीं अगर हम बात करेंगे कौन सा साइड, उनका वेंट्रल साइड, मतलब ये नीचे वाला साइड की अगर हम बात करेंगे, इस साइड को अपन क्या बोलेंगे, वेंट्रल। वेंट्रल मतलब भाई आगे वाला जो पार्ट है, फ्रॉग खड़ा हो गया, ये उसका आगे वाला पार्ट है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, वेंट्रल साइड बोल रहे हैं। तो वेंट्रल साइड जो है उस पे हमें क्या देखने को मिलेगा, वो येलोइश देखने को मिलेगा। तो कैसा रहेगा, पेल येलो कलर का हमें देखने को मिलेगा, पेल येलो कलर का, और यूनिफॉर्म रहेगा, ऐसा कुछ इरेगुलर हमें नहीं देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इसकी आंखों के बारे में बात करें तो बोलते हैं ना मेंढक जैसी आंखें, मेंढक जैसी आंखें मतलब बड़ी बड़ी आंखें, है ना। तो मेंढक की आंखें जो होती है वो बिल्कुल बल्जिंग आईज रहती है। कैसी होती है, बिल्कुल बल्जिंग आई हमें देखने को मिलेगी, बड़ी बड़ी बाहर निकली हुई आंखें हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करेंगे, इसके पास में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है जिसका नाम है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको अपन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, थर्ड आई। क्या बोल सकते हैं इसी को अपन, थर्ड आई। अच्छा, थर्ड आई का काम क्या है भाई, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या करेगी, हमारे पास में तो नहीं है क्योंकि हम पानी में नहीं जाते हैं, हम पानी में नहीं रहते हैं, लेकिन इनका काम तो पानी में रहने का भी है, इसीलिए इनके ऊपर क्या प्रेजेंट रहती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है।
जैसे हम मान लो स्विमिंग कर रहे हैं तो हम वो गॉगल वगैरह लगाते हैं ताकि हमारी आंखों के अंदर इन्फेक्शन नहीं हो उस पानी के कारण, उस पानी में जो केमिकल मिला हुआ उसके कारण, है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो गॉगल हम पहनते हैं। उसी तरीके से अब मेंढक तो गॉगल नहीं पहन पाएगा, तो फिर बाय बर्थ उसको एक मेम्ब्रेन, एक पतली सी मेम्ब्रेन उसको मिली जिसका नाम है निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन। वो क्या करेगी, जैसे वो पानी में जाएगा वो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन इस तरीके से क्लोज हो जाएगी, तो वो उसकी आइज को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। लैंड पे आएगा तो वो ओपन हो जाएगी, है ना। तो ऐसे उसका पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो हमें पता चला बल्जिंग आई है, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन इसके पास में प्रेजेंट रहती है ना। हमारे अंदर निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, मतलब वेस्टिजियल रहता है, एब्सेंट रहेगा। इसके पास में इसी को अपन क्या बोलेंगे, थर्ड आई। यहाँ पे इसकी दो नाक है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रिल। तो इसके पास में क्या प्रेजेंट है, नॉस्ट्रिल है, और कैसी है, पेयर्ड है ना, तो दो प्रेजेंट है। वहीं अगर हम इसकी टंग की बात करेंगे, माउथ की अगर हम बात करेंगे, तो माउथ में इसके पास में बायलोब्ड टंग होती है। क्या होती है, बायलोब्ड टंग। तो कुछ इस तरीके की हमें टंग देखने को मिलेगी। ये इसकी क्या है, टंग है, और वो भी कैसी है, लोब्ड टंग है। बायलोब्ड टंग मतलब इस तरीके से हमें, हमारी टंग कैसी है, ऐसी है ना, इसकी टंग कैसी है, इस तरीके से हमें दो लोब देखने को मिलेगा। और प्रीहेंसाइल टंग होती है इनकी। प्रीहेंसाइल टंग मतलब हमारी कैसी रहती है, पीछे से जुड़ी हुई और आगे से फ्री रहती है ना। लेकिन इनकी क्या रहेगी, आगे से जुड़ी हुई रहेगी, पीछे से फ्री रहेगी। तो सट्टाक से ऐसे करके अब मारेंगे, किसी भी इंसेक्ट को पकड़ेंगे और वापस अंदर लेके चले जाएंगे। तो इनकी टंग जो रहेगी वो कैसी रहेगी, बायलोब रहेगी। नॉस्ट्रिल इनके दो पेयर्ड नॉस्ट्रिल प्रेजेंट रहेंगे। आइज जो होगी वो बल्जी आई रहेगी। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन इनके अंदर हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इनके लेग्स के ऊपर जाएंगे तो इसमें हमें लिम्स देखने को मिलेगा। ये इसका क्या है भाई, फोर लिम्ब है ना, तो हम यहीं पे लिख देते हैं, ये क्या है इसका, फोर लिम्ब। और ये वाला इसका क्या है, दैट इज हाइंड लिम्ब है ना। फोर लिम्ब की अगर हम बात करेंगे तो ये जो फोर लिम्ब होता है उसके पास में कितनी फिंगर्स हमें देखने को मिलेगा, कितना डिजिट्स देखने को मिलेगा। फोर लिम्ब में हमें 4 डिजिट्स देखने को मिलेगा। कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, सबसे पहली बात। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके पास में अंगूठा नहीं रहता है, तो नो थंब, ठीक है, अंगूठा नहीं होता है। फिर उसके बाद तीसरी बात अगर हम बात करेंगे तो इनके पास में वेब भी नहीं है ना, तो इनके पास में वेब क्या होगा, एब्सेंट रहेगा। चौथी बात अगर हम करेंगे भाई, फोर लिम्स किस में हेल्प करेंगे उनको, लिप में हेल्प करते हैं। लिप मतलब उनको जंपिंग में हेल्प करेगा। तो फोर लिम्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, है ना, एब्जॉर्बर होंगे। शॉक एब्जॉर्बर उनको किस में हेल्प करेंगे, लिपिंग में हेल्प करेंगे। LEA पिंग मतलब जंपिंग में उनको मदद करेंगे। जैसे वो ऐसे कूद ही लगाते, वो ऐसे टुक करके कूदते, लगभग 1.5 से 2 मीटर का वो जंप कर सकते हैं। तो वो जो जंप करते हैं, एकदम सब जंप करते हैं। अगर हम जंप करेंगे तो हमारी फिंगर्स जो है वो डैमेज हो जाएंगी, या फिर हमारा पाम डैमेज हो जाएगा ना, हमारी बोन्स टूट जाएंगी। लेकिन उनको बचाने के लिए इनके क्या रहते हैं, फोर लिम्स उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। वहीं अगर आता है हम हाइंड लिम्स के बारे में हम पॉइंट्स देखेंगे, तो हाइंड लिम्स के पास में कितनी डिजिट होती है, 5 डिजिट होगी। कितनी डिजिट होगी, 5 डिजिट होगी। अगर उसका नंबर आता है तो हमें ध्यान रखना है 2 2 3 4 3, इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। थंब इनके अंदर होगा भाई, है ना, थंब इनके अंदर थंब है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो ये कैसी थी, वेब एब्सेंट था, लेकिन इनके अंदर हमें वेब देखने को मिलेगा, है ना। इस तरीके का एक ऐसा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। ये इसको अपन क्या बोलते हैं, वेब। तो इनका जो रहेगा दैट इज हाइंड लिम्ब जो रहेगा वो कैसा रहेगा, वेब्ड, वेब इनके अंदर प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, वेब है तो वो किस में मदद करेगा भाई, स्विमिंग में मदद करेगा, है ना। तो जब भी वो पानी में रहेगा तो वो किस में मदद करेगा, उसको स्विमिंग में मदद करेगा। ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज वेब वाला, वेब हमको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन आता है वेब किसके अंदर होगा, तो वेब जो प्रेजेंट रहेगा वो किसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, हाइंड लिम्ब में। किसमें एब्सेंट रहेगा, फोर लिम्ब में। 4 डिजिट्स किसके पास में रहेंगी, 4 लिम्ब्स के पास में। 4 से 4 याद रखेंगे। हाइंड लिम्ब्स के पास में कितनी डिजिट है, 5 डिजिट्स प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने क्या लिखा भाई, यही लिखा है कि द कलर ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ द फ्रॉग। अगर हम बात करेंगे डॉर्सल बॉडी साइड, अगर हम बात करेंगे तो डॉर्सल बॉडी पे कैसे हैं, ऑलिव ग्रीन कलर के डार्क इरेगुलर स्पॉट्स देखने को। वेंट्रल साइड पे अगर हम बात करें तो वेंट्रल साइड पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यूनिफॉर्म पेल येलो कलर का रहता है।
अब फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, मॉइस्ट स्किन है, हमेशा मॉइस्ट स्किन से वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, उसको पानी पीने की कभी भी जरूरत नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी कि फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता, वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब भी किससे करेगा, स्किन से करेगा। क्लियर है, स्मूथ स्लिपरी स्किन है, म्यूकस प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इरेगुलर ऑलिव ग्रीन कलर के स्पॉट्स प्रेजेंट देखेंगे ऊपर पीछे की तरफ, और आगे की तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें यूनिफॉर्म पेल येलो कलर का रहेगा। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पिएगा। अगला हम आते हैं उसकी एनाटॉमी के ऊपर, ठीक है। एनाटॉमी में आने के पहले से हम उसके फीचर्स देखेंगे। अब देखो एक और चीज अगर हम बात करेंगे तो ये फ्रॉग है ना, तो फ्रॉग का हमें पूंछ दिख रही है, गर्दन दिख रही है, ऐसा हमें कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग की अगर हम बात करेंगे तो फ्रॉग के पास में भाई उनकी बॉडी जो है वो दो पार्ट में ही डिवाइड करी गई है। सबसे पहला फ्रॉग के पास में क्या होता है, हेड होता है, और दूसरी बात क्या होता है उनके पास में, ट्रंक होता है ना। ट्रंक किससे मिलके बनेगा भाई, किससे मिलके बनेगा ट्रंक, तो ट्रंक जो बनेगा वो उसके थॉरेक्स प्लस एब्डोमेन, थॉरेक्स प्लस एब्डोमेन दोनों मिलके क्या बनाएंगे, उसका ट्रंक बनाएंगे। तो भाई उसके पास में क्या नहीं है, क्वेश्चन ये आता है भाई क्या नहीं है उसके पास में, तो उसके पास में नेक और वहीं अगर हम देखेंगे टेल, नेक और टेल जो है ये दोनों क्या है उसके पास में एब्सेंट, दोनों क्या रहेंगी, एब्सेंट रहेंगे। तो बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, सिर्फ दो पार्ट में डिवाइडेड, दैट इज हेड और ट्रंक। ट्रंक में क्या रहेगा उसका, थॉरेक्स रहेगा और एब्डोमेन, दोनों मर्ज्ड है ना, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रंक। नेक और टेल जो है उसमें नहीं है, ना हमने गर्दन बनाई ना ही हमने उसकी पूंछ बनाई। नाउ नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ द फ्रॉग, द बॉडी ऑफ द फ्रॉग इट इज डिविजिबल इनटू द हेड एंड ट्रंक। देखो ये इसका हेड है और ये इसका ट्रंक पोर्शन है। वहीं अगर हम बात करेंगे नेक और टेल, नेक और टेल जो है वो उसमें क्या होती है भाई, एब्सेंट होती है। अबाउट द माउथ, माउथ के ऊपर अगर हम बात करेंगे, ये इसका माउथ है ना, माउथ के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेंगे, दोनों तरफ इसकी नॉस्ट्रिल देखने को मिलेगा। तो अबाउट द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल जो है वो प्रेजेंट रहेगा। आईज की अगर बात करेंगे तो इसकी कैसी आई है, बिल्कुल बल्जिंग आईज है, जो कि किससे कवर्ड है भाई, किससे कवर्ड है, कौन सी मेम्ब्रेन से कवर्ड है, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड है। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन क्या कराएगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। कब प्रोटेक्ट करेगी, जब वो पानी में रहेगा, है ना। वहीं अगर बात करेंगे दोनों तरफ हमें ये जहाँ पे हम भूल गए थे इसको बताना, दोनों तरफ आंखों के नीचे हमें देखने को मिलेगा इसका टिम्पेनम, क्या देखने को मिलेगा, टिम्पेनम। तो ये भी हम यही लिख देंगे, ये वाले जो पोर्शन है यहाँ पे, ये यहाँ पे आंखों के यहाँ पे दोनों साइड में हमें क्या देखने को मिलेगा, उसका ईयर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज टिम्पेनम। अब कुछ पॉइंट्स है इसके पास में, ईयर में अगर देखेंगे तो इंटरनल ईयर होगा, मिडिल ईयर भी होगा और एक्सटर्नल ईयर भी होगा, है ना, तीनों चीजें होंगी। इंटरनल ईयर हमारे जैसे रहेगा, लेकिन मिडिल ईयर में सिर्फ वन ईयर ऑसिकल प्रेजेंट रहेगा। तो मिडिल ईयर में वन ईयर ऑसिकल प्रेजेंट रहेगा। एक्सटर्नल ईयर में उसके पास में ऑडिटरी कैनाल नहीं है और पिन्ना भी नहीं है। तो एक्सटर्नल ईयर में जो एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ओनली एंड ओनली कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज टिम्पेनम। हाँ, हमारा जो टिम्पेनम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है इतनी चीज। चलो नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ऑन द आइदर साइड ऑफ द आईज, आईज के आइदर साइड अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आइदर साइड ऑफ द आईज हमें क्या देखने को मिलेगा, मेम्ब्रेनस टिम्पेनम, ईयर रिसीव द साउंड, द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग। अब क्वेश्चन आता है कि भाई फोर लिम और हाइंड लिम उनको किस में मदद करेगा, तो उनको स्विमिंग में मदद करेगा, वॉकिंग में मदद करेगा, कूदने में मदद करेगा, और गुफा में जो भी वो बिल बनाएंगे उसमें घुसने में मदद करेगा, दैट इज बरोइंग में मदद करेगा। अब सबसे पहले उन्होंने किसके बारे में बात करी, हाइंड लिम के बारे में, कि हाइंड लिम के पास में कितनी डिजिट्स थी, 5 डिजिट्स थी। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइंड लिम जो है वो लार्जर है और मस्कुलर है, किसके कंपैरेटिवली, फोर लिम के कंपैरेटिवली। और फोर लिम जो है उनके पास में कितनी डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है। यही हमने पढ़ा, हाइंड लिम्स के पास में कितनी डिजिट्स है, हाइंड लिम्स के बाद में 5, फोर लिम्स के बाद में 4 से याद रखना, 4 से 4 डिजिट्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो
फिट मतलब उनके जो पाँव है वो कैसे हैं, वेब्ड है, मतलब हाइंड लिम्ब जो है, हाइंड लिम्ब के बारे में बता रहे हैं, हाइंड लिम्ब कैसे हैं, वेब्ड है, और वो किस में मदद कर रहे हैं, वो हमको ध्यान में रखना है, किस में मदद कर रहे हैं, स्विमिंग में मदद कर रहे हैं। वही अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किस में मदद कर रहे हैं, उनको लिपिंग में मदद कर रहे हैं, शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम कर रहे हैं ऑन फोर लिम्ब्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो फ्रॉग एग्जिबिट अ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, क्या एग्जिबिट कर रहा है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिबिट कर रहा है ना। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब भाई आप मेल और फीमेल को एक्सटर्नली आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, देख के आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो कि भाई कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो सबसे पहली बात तो अपन को सिर्फ यही 2 पॉइंट याद रखना है। वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर लाइक फीमेल जो होती है वो थोड़ी बड़ी रहेगी, मेल जो रहेगा वो छोटा रहेगा, जैसे ये फीमेल है और ये मेल है, तो मेल की साइज कितनी छोटी है और फीमेल की साइज कितनी बड़ी है, तो इसका जो फीमेल होता है वो बड़ा रहता है और मेल जो रहेगा वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब देखो क्या क्या पॉइंट्स है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हम फीमेल और मेल के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये क्या है, मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है, तो यही हम पॉइंट्स बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, मेल फ्रॉग जो है वो किससे डिस्टिंग्विश करेंगे, इनके पास में साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, वोकल सैक प्रेजेंट रहेगा, है ना। यहाँ पे इनका क्या प्रेजेंट रहेगा, इनके वोकल सैक प्रेजेंट रहेंगे। वोकल सैक कॉर्ड नहीं है, मैं क्या बोल रही हूँ, सैक है ना, हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्ड नहीं है, कॉर्ड नहीं लगाना आंसर में, हमें ध्यान में रखना है क्या है, वोकल सैक है, ठीक है। तो इनके पास में वोकल सैक होगा, तो इनके पास में वोकल सैक प्रो होगा, इनके पास में वोकल सैक नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट सबसे पहला। दूसरी बात, इनके पास में क्या रहता है, कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है, कॉपुलेटरी पैड, ठीक है। कॉपुलेटरी पैड हमें देखने को मिलेगा, कॉपुलेटरी पैड जो रहेगा वो किसके पास में नहीं रहेगा, फीमेल के पास में नहीं रहेगा। तो कॉपुलेटरी पैड क्या होता है, जैसे मान लो ये इसका क्या है, 4 लिम्ब है और 4 लिम्ब में ये इसकी फर्स्ट डिजिट है ना, 4 लिम्ब में कितनी है, उसकी 4 ही है, तो 4 लिम्ब में हम देख रहे हैं कि ये इसकी कौन सी डिजिट है, फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट के यहाँ पे इसके पास में एक पैड प्रेजेंट रहता है जिसको अपन बोलते हैं कॉपुलेटरी पैड, है ना, कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट रहता है। जैसे मान लो ये इसका 4 लिम्ब है, ये इसका 4 लिम्ब है, यहाँ पे इसकी एक पैड प्रेजेंट रहती है जिसको अपन बोलते हैं कॉपुलेटरी पैड। ये कॉपुलेटरी पैड का काम क्या है, तो ये कॉपुलेटरी पैड का काम है कि जैसे मान लो फीमेल है, अब स्लीपरी तो होगी वो, है ना, स्लीपरी होगी तो वो क्या करेगा, फीमेल को होल्ड करने का काम करेगा, है ना, फीमेल को होल्ड करने का काम करेगा। तो मेल जो है वो फीमेल के ऊपर वो होगा, अपीयर होगा और फिर उसके बाद में अपनी कॉपुलेटरी पैड की मदद से उसको होल्ड करके रखेगा। फीमेल को कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि फीमेल को किसी को हैंग करना ही नहीं, होल्ड करना ही नहीं है, मेल को फीमेल को होल्ड करना है, इसीलिए उनके पास में पैड प्रेजेंट रहती है। वहीं अगर हम बात करें वोकल सैक की, तो मेल जो है वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है, मेल जो है वो फीमेल को बुलाता है, तो इसीलिए वोकल सैक जो है वो प्रेजेंट है किसके पास में, मेल के पास में, फीमेल के पास में नहीं होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई कॉपुलेटरी पैड फीमेल में नहीं होता है, कॉपुलेटरी पैड कौन से डिजिट में हमें देखने को मिलेगा, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी डिजिट पे, फर्स्ट डिजिट 4 लिम्ब में होगा कि हाइंड लिम्ब में होगा, तो भाई पीछे वाले से थोड़ी पकड़ पाएगा, आगे वाले से ही पकड़ पाएगा, तो किस में प्रेजेंट रहेगा, 4 लिम्ब में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। वोकल सैक किस में होगा, मेल में होगा, फीमेल में नहीं होगा। कॉपुलेटरी पैड किस में होगा, मेल में होगा, फीमेल में नहीं होगा। क्लियर इतनी सारी चीजें, कोई दिक्कत, एक बार ये और रिवाइज कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट जो है वो आती है इसकी एनाटमी। एनाटमी, फ्रॉग जो है वो ऑलमोस्ट हमसे सिमिलर है, फ्रॉग में और हम में कोई ज्यादा ऑलमोस्ट मतलब जैसे एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल, फिर बर्ड, फिर मैमल्स, बहुत ज्यादा दूर नहीं है फ्रॉग हमसे, लेकिन जहाँ तक अर्थवॉर्म, कॉकरोच, वो तो बहुत ही ज्यादा हमसे दूर हो गए, इसीलिए उनमें बहुत सारे अलग अलग हमें कैरेक्टर्स भी देखने को मिला। लेकिन फ्रॉग में ऐसा कुछ आप बहुत फेमिलियर लगोगे उससे, इसीलिए इसके पास में हमारे जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहता है। इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमको ध्यान में रखना है वो एक तो हमको ध्यान में रखना है ये, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा हमको ध्यान में रखना है दैट इज ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब इंपॉर्टेंट तो पूरा ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है।
नौ, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फ्रॉग को एनाटॉमी मतलब उसका स्ट्रक्चर है ना, अंदर से हमें क्या क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम किसको शुरू करने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू करने वाले हैं। किसको शुरू करने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसमें दो चीजें देखने को मिलेगा, एक देखने को मिलेगा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा देखने को मिलेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। तो यहीं से लिखते हैं हमें, सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हम क्या बात करेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है, कैनाल और दूसरी हम डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इसकी क्या रहती है भाई, छोटी रहती है ना। पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी रहती है कि बड़ी रहती है। अब दूसरी पॉइंट ये है कि एलिमेंट्री कैनाल छोटी क्यों है, बिकॉज, है ना, क्यों छोटी है भाई, बिकॉज ऑफ इनके नेचर के कारण। कैसे ये कार्निवोरस नेचर के कारण होने के कारण इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो छोटा होता है। जैसे मान लो कार्निवोरस हो, ऑमनिवोरस हो, हर्बीवोरस हो, सबसे लंबी जो होगी वो आपकी हर्बीवोरस की देखने को मिलेगा, कार्निवोरस की सबसे छोटी रहती है ना, क्योंकि उनको भाई कोई ग्रास वगैरह को उनको नहीं करना है ना, तो इनका क्या रहता है, इनका सबसे छोटा हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो भाई इनके पास में क्या क्या प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हमारे जैसे इसके पास में भी क्या है, माउथ है। माउथ जो रहेगा भाई वो किस में ओपन हो जाएगा, बक्कल कैविटी के अंदर। बक्कल कैविटी जो है वो किसके अंदर ओपन हो जाएगी, फेरिंग्स के अंदर, है ना, फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स जो है वो किसके अंदर ओपन हो जाएगा, ईसोफेगस के अंदर। किसके अंदर ओपन हो जाएगा, ईसोफेगस के अंदर, है ना। ईसोफेगस जो है इसका, ईसोफेगस कैसा होता है, शॉर्ट होता है। कैसा होगा इसका ईसोफेगस, शॉर्ट होगा। ईसोफेगस के बाद में ये किसके अंदर ओपन हो जाएगा, दैट इज स्टमक के अंदर, है ना। ईसोफेगस के बाद में किस में ओपन हो जाएगा, स्टमक के अंदर। स्टमक के बाद में ये किस में ओपन हो जाएगा भाई, इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर ओपन हो जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो जाएगा। अब इसकी जो इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ होती है वो भी कैसी रहती है, रिड्यूस्ड रहेगी, मतलब छोटी रहेगी। भाई छोटी कैसे रहेगी, वो इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होंगे भाई, छोटी होगी कि जैसे हमारा इंटेस्टाइन है तो हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या रहेगा, इंटेस्टाइन जो है उसके 3 पार्ट रहेंगे, एक आपका डिओडिनम, एक आपका इलियम और एक आपका क्या हो जाएगा, दैट इज रेक्टम, है ना। और फिर रेक्टम जो है वो ओपन हो जाएगा किसके अंदर, क्लोएका के अंदर। किसके अंदर ओपन हो जाएगा, क्लोएका के अंदर, ठीक है। अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना क्लोएका के बारे में। तो हमें समझ में आया कि माउथ से उसने खाना खाया होगा, है ना। माउथ से खाया होगा तो भाई कैसे खाया होगा उसने, सबसे पहले अपनी बायलोब्ड टंग, सबसे पहले बायलोब्ड टंग से उसने क्या करा होगा, कैप्चर करा होगा। तो सबसे पहले उसने क्या करा होगा, बायलोब्ड टंग से कैप्चर करा होगा। कैप्चर करके उसने कहाँ ले गया, माउथ से। माउथ से किसमें, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से वो गया कहाँ पे, स्टमक के पास में। कहाँ पे गया वो, स्टमक के पास में। स्टमक से फिर वो गया इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में डिओडिनम, फिर जेजुन इलियम, फिर उसके बाद में रेक्टम के पास चला गया, रेक्टम से वो क्लोएका में चला गया, ठीक है। कुछ इसी तरीके का हमें प्रोसेस देखने को मिलता है। दूसरी चीज अगर हम बात करेंगे तो दूसरा पार्ट जो है वो इसकी है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एक हमने एलिमेंट्री कैनाल देखा, दूसरा हम क्या देख रहे हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में देखेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो रहेगा इसमें 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड रहेंगी, है ना। एक आपकी क्या रहेगी, वही लीवर, और दूसरा क्या रहेगा आपका, पैनक्रियास, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, पैनक्रियास। अब लीवर क्या सिक्रेट करेगी, लीवर आपका बाइल सिक्रेट करेगी। तो लीवर ने क्या सिक्रेट करा, बाइल सिक्रेट करा। और पैनक्रियास ने क्या करा, पैनक्रियाटिक जूस बनाया, है ना। क्या बनाया, पैनक्रियाटिक जूस। अब अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, बाइल के बारे में, तो भाई बाइल क्या करेगा, बाइल का काम क्या है, तो ये बाइल बनने के बाद में ये स्टोर्ड हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, ये स्टोर्ड हो जाएगी किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। हमारा भी ऐसे ही होता है,
गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाएगी। गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होने के बाद में अगर हम बात करेंगे ये बाइल का काम क्या है, तो ये बाइल का जो फंक्शन है वो क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट को तोड़ना, है ना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराएगी। वहीं अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, पैंक्रियास के बारे में, तो पैंक्रियास का काम क्या है भाई, पैंक्रियास का काम है भाई क्या, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। तो ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट और आपके प्रोटीन्स का क्या करवाएगा, ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराएगा, ठीक है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराएगा। तो हमें समझ में आया डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर बाइल सिक्रेट करवाएगा, वो स्टोर हो जाएगा गोल ब्लैडर में। भाई वो बाइल का काम क्या रहेगा, फैट को तोड़ने का काम रहेगा, इमल्सिफिकेशन का। पैंक्रियास में अगर हम देखेंगे तो पैंक्रियास जो है वो पैंक्रियाटिक जूस बनाएगा, वो पैंक्रियाटिक जूस जो है वो क्या करवाएगा भाई, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। अब हम इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे, है ना। तो कैसे होगा, डाइजेशन ऑफ फूड कराएंगे अपन, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड कराएंगे। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होगा, सबसे पहले उसने क्या करा, कैप्चर करा। सबसे पहले उसने क्या करा, कैप्चर करा। कैप्चर किससे करा उसने, अपनी बाय लोब्ड टंग से उसने क्या कर दिया भाई, कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद में वो किस में लेके जाएगा, माउथ में लेके जाएगा। माउथ से वो कहाँ चला जाएगा, मान लो इसोफेगस में चला गया, इसोफेगस में चला गया, और इसोफेगस से वो कहाँ चला जाएगा, स्टमक में चला गया, है ना। स्टमक में जो है, स्टमक में जाने के बाद में वहां पे कुछ गैस्ट्रिक जूसेस और HCl वगैरह मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, HCl और गैस्ट्रिक जूस जो रहेगा वो मिक्स हो जाएगा उस फूड के अंदर, उस बोलस के अंदर, है ना। फिर उसके बाद में वो जो स्टमक से जो चीज निकली उसको अपन ने बोला काइम। काइम क्या बोलेंगे अपन, काइम। अगर क्वेश्चन आता है कि आप काइम किसको बोलोगे, माउथ से स्टमक में गया हुआ कंटेंट को अपन काइम बोलेंगे, कि स्टमक से इंटेस्टाइन के पास में जो जाएगा उसको अपन काइम बोलेंगे। तो भाई HCl और जो भी गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो ऐड होने के बाद में जो प्रोडक्ट निकलेगा, जो वो उसका जो फूड मटेरियल रहता है उसको अपन क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। वो क्या रहता है भाई, क्या रहेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्शली डाइजेस्टेड फूड। क्या बोलेंगे इसको अपन, पार्शली डाइजेस्टेड फूड, दैट इज काइम, है ना। अब ये काइम जो रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, अपने भाई स्टमक से निकल गया तो ये इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, काइम नाम दे दिया। अब वो चला जाएगा किसके पास में, आपके इंटेस्टाइन के पास में। इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट के पास में जाएगा, वो डियोडेनम के पास में जाएगा, है ना। अब डियोडेनम के पास में जाएगा तो डियोडेनम के पास में जाने पे क्या होगा, जैसे मान लो ये आपका ये वाला जो पोर्शन है दैट इज डियोडेनम, है ना। तो डियोडेनम में आएगा, तो डियोडेनम में कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आपका डियोडेनम में यहाँ से ये फूड आ गया, दैट इज ये आ गया आपका फूड। अब ये डियोडेनम के अंदर हमें बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस दोनों डालना है ना। तो इधर से आपका आ गया बाइल जूस और इधर से आ गया आपका पैंक्रियाटिक जूस, ये दोनों आ गए किसके अंदर, हमारे डियोडेनम के अंदर। तो ये जो डक्ट है ये आपका गॉल ब्लैडर से आया, ये वाला पोर्शन जो है वो गॉल ब्लैडर से आया और इधर से आपका पैंक्रियास से आ गया। तो ये डक्ट जो है वो लेकर आ रही है, इसको अपन बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे इसको अपन, कॉमन बाइल डक्ट। तो इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है ये, डियोडेनम। तो इंटेस्टाइन में अगर हम बात करेंगे डियोडेनम में तो क्या होगा भाई, कॉमन बाइल डक्ट से किसमें आ जाएगा, वो कॉमन बाइल डक्ट से क्या क्या आएगा आपका, बाइल आएगा एक और पैनक्रियाटिक जूस आएगा, है ना। बाइल आया और पैंक्रियाटिक जूस आया। तो हमें समझ में आया, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन में गए, इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में, डियोडेनम में। डियोडेनम में हमको पता चला कि लीवर से मतलब गॉल ब्लैडर से और पैंक्रियास से कुछ जूस सिक्रेट करके डाले गए, है ना। तो मान लो ये डियोडेनम का पार्ट है, जिससे मान लो अगर अपन एक अच्छे तरीके से बनाते हैं, ये आपका स्टमक और ये वाला पोर्शन जो है वो आपका डियोडेनम, है ना, इसको अपन डियोडेनम बोल रहे हैं। तो स्टमक से खाना आ गया आपका डियोडेनम के अंदर, ऊपर से आपकी आ गई आपकी यहाँ से
बाइल आ गया और इधर से आपके पैंक्रियास का वो जूस आ गया, ये दोनों ड्रेन हो गए किसमें, डिओडिनम में। तो ये जो जूस आया, अब भाई ये क्या लेकर आया आपका, बाइल लेकर आए और पैंक्रियाटिक जूस लेकर आए, वो चला गया यहाँ पे डिओडिनम के अंदर। तो उन्होंने क्या करा भाई, डाइजेशन का काम करा है ना। तो डिओडिनम में हमें क्या होगा, डाइजेशन का काम होगा। क्या होगा भाई, डाइजेशन का काम होगा, क्योंकि उसके पास में अच्छे अच्छे जूसेस वगैरह और अच्छे अच्छे एंजाइम्स, बाइल आ गया है ना, बाइल आ गया तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसका डाइजेशन हो गया। अब हमको यही ध्यान में रखना है कि जो ये डक्ट का नाम है, ये अपन को ध्यान में रखना है, इसका नाम हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट नहीं रहेगा, इसका नाम क्या है, कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे अपन, है ना, जो कि गॉल ब्लैडर से और पैंक्रियास से जो डक्ट ओपन हो रही है, किसके अंदर, डिओडिनम के अंदर, उसको अपन बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। अब ये यहाँ पे पूरा मिक्सिंग हो गया, फिर वो कहाँ पे चला जाएगा आपका, इलियम में चला गया, है ना। फिर वहां से कहाँ चला गया, वो इलियम में, और इलियम में क्या होगा आपका, चला गया कहाँ पे, इलियम में, है ना। इलियम में क्या होगा भाई, एब्जॉर्प्शन होगा, आपका जो भी फूड है उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा, तो किसके थ्रू होगा, आपके माइक्रो विलाई और विलाई की मदद से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। फिर उसके बाद में फाइनल डाइजेशन होने के बाद में, पूरा फाइनल एब्जॉर्प्शन, फाइनल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद में वो जो अनवांटेड जो फूड पार्टिकल है वो कहाँ पे चले जाएंगे, आपके रेक्टम के अंदर, है ना। कहाँ पे चले जाएगा, रेक्टम के अंदर, और रेक्टम से जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, क्लोएका के अंदर, ठीक है। और कुछ इस तरीके का पूरा प्रोसेस रहता है। तो हमने इससे पहले वाला भी यही देखा, उससे पहले वाले में हमने पूरा नॉर्मल स्टेज देखी, माउथ से बकल कैविटी, बकल कैविटी से फेरिंक्स, फेरिंक्स से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, फिर इंटेस्टाइन में डिओडिनम, इलियम और रेक्टम। अब क्या देखा हमने भाई, डिओडिनम जो है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला, डिओडिनम के अंदर हमारा क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, क्योंकि उसके अंदर हमारा बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस आया। फिर उसके अंदर इलियम में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, है ना, इलियम में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। और फिर रेक्टम में हमने देखा कि जो भी वेस्ट है ना, वेस्ट जो है वो पूरा का पूरा कहा गया रेक्टम में, और बाहर किसने निकाला, है ना, आउट किसने करा, आउट हुआ वो किसके थ्रू, क्लोएका के थ्रू। अब देखो फिर उसके बाद में हमने उसका डाइजेशन का प्रोसेस देखा कि भाई वहां पे क्या क्या केमिकल्स मिक्स हुए। तो स्टमक में उनके एसिड और गैस्ट्रिक जूस हो गए, स्टमक के बाद में जो प्रोडक्ट निकला उसको काइम बोला, इंटेस्टाइन के पास में गया, इंटेस्टाइन में भी डिओडिनम के पास गया, वहां पे क्या हुआ, उसका डाइजेशन हुआ। किसकी मदद से हुआ, उसका बाइल और पैंक्रियाटिक जूस की मदद से हुआ। किसके थ्रू आया, वो कौन सी डक्ट के थ्रू आया, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आया। फिर वो कहाँ पे चला गया, इलियम, इलियम में जो भी एब्जॉर्प्शन करना था वो, और फिर जो भी वेस्ट है वो रेक्टम में चला गया, और रेक्टम से क्लोएका से वो क्या हो गया, बाहर हो गया। अगर हम बात करेंगे ये डायग्राम्स की मदद से, तो देखो ये दिख रहा है इसका, मान लो माउथ हो ऊपर होगा, फिर उसके अंदर बकल कैविटी, फिर उसके अंदर फेरिंक्स, और फिर ओपन हो गया किसके अंदर, इसोफेगस। इसोफेगस के बाद में हमारा क्या आ गया, स्टमक, स्टमक में फिर आ गया आपका इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, इंटेस्टाइन का डिओडिनम और इलियम। फिर उसके बाद में आ गया ये बड़ा सा चैम्बर जिसका नाम क्या है, रेक्टम नाम है। फिर रेक्टम जो है वो एक कॉमन चैम्बर में ओपन हो गया, दैट इज क्लोएका के अंदर, और क्लोएका से प्रोडक्ट जो है वो बाहर, जो भी फिसेस, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ चला गया, हमारा बाहर चला गया। तो जो प्रोसेस है, इसोफेगस, स्टमक, स्टमक इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड लास्टली क्लोएका। तो हमें ये समझ में आया कि जो स्टूल है, जो फिसेस है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो किससे बाहर निकल रहा है, ह्यूमंस के अंदर एनएस के थ्रू निकल रहा था, और फ्रॉग के अंदर किससे निकल रहा है, क्लोएका के थ्रू। किससे निकल रहा है वो, क्लोएका के थ्रू। चलो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट, वही हमने लिखा है, एलिमेंट्री कैनाल कैसे होती है, छोटी रहती है, क्योंकि ये कैसे रहते हैं, कार्निवोरस, ठीक है। अब इनकी जो लेंथ होती है इंटेस्टाइन की, वो कैसी रहती है, रिड्यूस्ड रहती है। तो क्या क्या रहेगा इनके पास में, डिओडिनम, इलियम और रेक्टम। जेजुनम इनके अंदर नहीं रहेगा, और जो कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स कॉलोन, ये सब भी हमें नहीं देखने को मिलेगा। माउथ जो है वो किसके अंदर ओपन हो गया, बकल कैविटी के अंदर। तो माउथ ओपन हो गया बकल कैविटी के अंदर। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला माउथ ओपन हो गया बकल कैविटी में, और फिर उन्होंने बोला बकल कैविटी जो है वो इसोफेगस में, इसोफेगस में किसके थ्रू ओपन हो गई, फेरिंक्स। तो माउथ, बकल कैविटी, फेरिंक्स और इसोफेगस। इसोफेगस की ट्यूब जो होती है वो छोटी रहती है, वो किसके अंदर ओपन हो गया, आपके स्टमक के अंदर, है ना। तो इसोफेगस, फिर हमने देखा इसोफेगस ओपन हो गया किसके अंदर, स्टमक के अंदर, और स्टमक जो है वो किसके अंदर ओपन हो गया, इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन में भी डिओडिनम, इलियम और लास्टली रेक्टम, और रेक्टम जो है वो फाइनली ओपन हो गया किसके अंदर, आपके
क्लोएका के अंदर। अब हमने बात करी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। बड़ी हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड कितनी देखी? हमने 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड देखी। एक जो देखा दैट इज लीवर, और दूसरी जो हमने बात करी दैट इज पेंक्रियास। तो लीवर क्या सीक्रेट करेगी? उसका बाइल बनाएगी, और वो स्टोर कहाँ पे होगा? आपके गॉल ब्लैडर में होगा, है ना। तो यही हमको देखने को मिल रहा है। देखो, ओके, ये इसका लीवर है, ये इसका लीवर है, ये वाला पोर्शन। ये लीवर जो भी बाइल जूस बनाएगा वो ये वाला जो पोर्शन है, इसको अपन क्या बोलेंगे? गॉल ब्लैडर। तो अभी तक ये डायग्राम में हमको इतना समझ में आ गया कि ये इसका हार्ट है, ये इधर इसका ये लीवर है, और ये गॉल ब्लैडर है। ये इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और क्लोएका। सिर्फ अभी हमको इतना समझना है। तो ये जो हमको देखने को मिल रहा है, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, और ये वाला जो पोर्शन है वो इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड लास्टली क्लोएका। ओके, नाउ एक एक सिस्टम बढ़ेंगे, पूरा डायग्राम क्लियर हो जाएगा। अब बाइल जो रहेगा वो कहाँ पे स्टोर रहेगा? गॉल ब्लैडर के अंदर। पैंक्रियास जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा, जिसका नाम क्या है भाई? पैंक्रियाटिक जूस। उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, फूड जो है वो आप किससे कैप्चर करवाओगे? इसकी बायलोब्ड टंग से कैप्चर कराओगे। यही अपन बोल रहे थे, उसने अपनी बायलोब्ड टंग से उसने फटाक से कैप्चर करा। और डाइजेशन ऑफ फूड इज टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ स्टमक में। जैसे गया तो वहां पे HCl और गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या हुआ? उसका डाइजेशन शुरू हो गया। डाइजेशन जो है वो हमें कहाँ पे? सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्शली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड एज काइम, जो कि कहां से पास हुआ है? स्टमक से। और कहां पे गया है? फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, जिसका नाम क्या है? डियोडिनम। तो किसके पास में गया है वो? डियोडिनम के पास में। यही हमने पढ़ा था। डियोडिनम जो है वो रिसीव करेगा, हमने बोला था कि ये उसका स्टमक है, ये इसका डियोडिनम है। तो ये स्टमक हुआ और ये डियोडिनम हुआ। तो डियोडिनम के पास में क्या आएगी भाई? उसकी डक्ट आएगी इधर से। इस तरीके से डियोडिनम क्या करेगा? रिसीव करेगा। क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा एक डक्ट, जिसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। तो क्या लिखा उन्होंने? डियोडिनम रिसीव बाइल, है ना। यहाँ से उसने क्या रिसीव करा? बाइल, और इधर से उसने पैंक्रियाटिक जूस, और वो किस में ड्रेन करा? उसने कॉमन बाइल डक्ट में, और वो वहां से कहाँ चला गया? डियोडिनम में। तो डियोडिनम में जो भी काइम था उसको क्या करा? उसने डाइजेशन में मदद करा। तो duodenum received the bile from the gallbladder and pancreatic juice from the pancreas through a common bile duct। तो क्वेश्चन आता है कि duodenum किसके थ्रू पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस रिसीव करेगा? तो हम आंसर क्या लगाएंगे? कॉमन बाइल डक्ट। अगला, बाइल जो है वो उसका काम क्या है? क्वेश्चन अगर आता है बाइल का काम क्या है? भाई बाइल का काम है फैट को तोड़ने का काम है। वहीं अगर क्वेश्चन आता है पैंक्रियाटिक जूस का काम क्या है? तो पैंक्रियाटिक जूस का काम है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का क्या करना? डाइजेशन कराना, ब्रेक डाउन कराना। अब जो फाइनल डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा वो इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। डाइजेस्टेड फूड जो है वो किससे एब्जॉर्ब करोगे आप? माइक्रोविलाई और विलाई, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई और विलाई प्रेजेंट है। जैसे मान लो ये आपकी इंटेस्टाइन की वॉल है और इनके पास में विलाइज और माइक्रोविलाइज जो है वो प्रेजेंट रहती है। तो ये विलाई और माइक्रोविलाई क्या करेंगी? वो उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करेंगी, है ना। चलो नाउ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो रहेगा वो कहाँ पे चला जाएगा? आपके रेक्टम में, और रेक्टम में जाने के बाद में क्लोएका से वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो हमको ये समझ में आया कि माउथ से बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से वो चला गया किसके अंदर? डियोडिनम के पास में, और डियोडिनम से कॉमन बाइल डक्ट आ गई, वहां से उसने हेल्प कर दिया। फिर उसके बाद में वो चला गया इलियम में, इलियम से वो रेक्टम में, रेक्टम से वो क्लोएका में चला गया। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका बहुत इजी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। एक ये है कि उसका जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। या तो वो पानी में रहेगा तब, तो एक साइड में हम लिखेंगे वाटर में, और एक साइड में लिखेंगे हम लैंड पे, है ना भाई। वो दोनों जगह रह रहा है, वाटर में भी रह रहा है और लैंड पे भी रह रहा है। तो ये दोनों कंडीशन हमें ध्यान में रखना है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वाटर और लैंड पे। अब देखो वाटर में वो किससे रेस्पिरेशन करेगा? उसके पास में स्किन है ना, स्किन के थ्रू वो क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा, है ना। तो इसमें भी हमें 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई। एक तो वो है कि अगर मान लो क्वेश्चन अगर आता है कि वाटर में किससे रेस्पिरेशन करेगा, तो तुम यही बोलोगे कि वाटर में जो है वो स्किन से रेस्पिरेशन करेगा। वाटर में जब रहेगा तो वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करेगा? स्किन के थ्रू क्या करेगा?
रेस्पायरेशन करेगा। अब स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करेगा, मतलब कौन सा रेस्पायरेशन रहेगा, वो क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। इसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। क्या बोलेंगे इसको अपन, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। लेकिन एक नोट डालना यहाँ पे, अगर उन्होंने पूछा कि पानी के अंदर है लेकिन कौन सी स्टेज में है, लार्वा स्टेज में है ना, अगर लार्वा स्टेज में है, लार्वा स्टेज में है, तो उस कंडीशन में वो किसके थ्रू रेस्पायरेशन करेगा, वो अपने गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन करेगा। किसके थ्रू करेगा, गिल्स के थ्रू। तो क्वेश्चन आता है कि वाटर में रहता है तो कैसे रेस्पायरेशन करेगा, तो स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करेगा, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन करेगा। लेकिन क्वेश्चन आता है कि वाटर में रह रहा है और लार्वा है वो, तो कौन से किसके थ्रू करेगा, गिल्स के थ्रू। देखो क्या होता है, जब फ्रॉग बनता है तो वो फ्रॉग जैसे उसका फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है तो वो पहले लार्वा बनता है, लार्वा बनता है, लार्वा बनने के बाद में फिर वो एडल्ट फ्रॉग बनता है। जैसे हम है तो हम क्या होते हैं, डायरेक्ट एक एडल्ट के रूप में, एक बने बनाए बच्चे के रूप में पैदा होते हैं ना, हमारे हाथ पैर वगैरह सब कुछ बनते हैं। लेकिन फ्रॉग के ऐसा नहीं होता, फ्रॉग का क्या होता है, बाहरी फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में लार्वा बनेगा, लार्वा बनने के बाद में जो है वो उसका लार्वा जो है वो एडल्ट में ट्रांसफर होता है। तो जब वो लार्वा स्टेज में रहता है तो वो थोड़ा थोड़ा मछली जैसा लगता है, मछली है मतलब उसके पास में क्या होंगे, गिल्स होंगे, गिल्स हैं तो वो गिल्स से रेस्पायरेशन करता है। फिर जैसे जैसे वो अपने आप को डेवलप करता है ना, जैसे जैसे अपने आप को चेंज करेगा, अपनी पूंछ हटा देगा, अपने गिल्स हटा देगा, तो उस टाइम पे फिर वो किसके थ्रू रेस्पायरेशन करने लग जाता है, स्किन के थ्रू। तो अगर तुमसे पूछता है, अगर मान लो पूछते हैं एडल्ट मेंशन करते हैं, अडल्ट मेंशन करते हैं तो अपन क्या बोलेंगे, स्किन से करता है। अगर लार्वा मेंशन करा तो अपन क्या बोलेंगे, गिल से। अगर नॉर्मल पूछा कि वाटर से रेस्पायरेशन करेगा, वाटर में रहेगा तो किस से रेस्पायरेशन करेगा, तो हम बोलेंगे स्किन से रेस्पायरेशन। वहीं अगर हम बात करते हैं लैंड की, तो लैंड पे जब वो रहता है तो वो 3 तरीके से रेस्पायरेशन कर सकता है। कितने तरीके से रेस्पायरेशन कर सकता है, 3 तरीके से रेस्पायरेशन कर सकता है। पहला जो है वो अपने स्किन से कर सकता है ना। दूसरी बात, भाई ऐसा एनवायरमेंट है, मॉइस्ट एनवायरमेंट है, तो वो किससे कर लेगा, स्किन से कर लेगा। वहीं अपनी बक्कल कैविटी से भी कर सकता है वो, और लास्टली किससे कर सकता है वो, लंग्स से। भाई उसके पास में लंग्स भी है तो लंग्स से रेस्पायरेशन कर लेगा, है ना। तो जब वो लैंड पे रहेगा तो उसके पास में कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो ऑप्शन में अगर आता है तुम्हारे पास में कि लैंड पे रहता है तो वो किससे करेगा, स्किन से, लंग्स से, बकल कैविटी से, कि ऑल ऑफ दी अबव। तो हम आंसर क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव। लेकिन अगर वो क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे फिर से अपन एक नोट डालेंगे, है ना, यहाँ पे फिर से नोट डालेंगे और नोट में अपन लिखेंगे कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम पे, मतलब जो समर स्लीप और विंटर स्लीप करेंगे तो वो किससे रेस्पायरेशन करेंगे, तो वो करेंगे किससे, स्किन से। तो हमें समझ में आया कि वाटर में रहेंगे तो भी स्किन से करेंगे और लैंड पे रहेंगे तो भी स्किन से करेंगे, और अगर क्वेश्चन आता है एस्टिवेशन और हिबरनेशन के टाइम पे तो भी वो किससे कर रहा है, स्किन से कर रहा है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने पूछा एस्टिवेशन और हिबरनेशन तो हम क्या लगाएंगे, स्किन लगाएंगे। नाउ कैसे रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बनाएं, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें, मतलब जैसे हमारा फ्रॉग है, ये इसकी बल्जी आईज है, दिस इसके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स बना दिए हमने, एंड यस। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो सबसे पहले ये तो हो गया उसके स्किन से, तो ये इसने स्किन से रेस्पायरेशन कर लिया। उसके बाद में उसने क्या करा, ये इसके पास में नॉस्ट्रिल है तो नॉस्ट्रिल से कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का उसने एक्सचेंज करा। फिर उसके बाद में यहाँ पे उसकी क्या हो जाएगी भाई, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद में प्रेशर लगा के वो किस में डाल देगा, उसके पिंकिश कलर के लंग्स के अंदर। वो किसी से भी कर सकता है, वो बक्कल कैविटी से भी रेस्पायरेशन कर सकता है, वो लंग्स से भी रेस्पायरेशन कर सकता है, और वो किससे कर सकता है, स्किन से भी रेस्पायरेशन। इस तरीके से वो 3 तरीके से रेस्पायरेशन कर सकता है। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड, लैंड पे भी रेस्पायरेशन कर सकता है और वाटर में भी रेस्पायरेशन करता है। तो 2 अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हैं। वाटर में अगर बात करेंगे तो स्किन से रेस्पायरेशन करेगा वो, और इस तरीके का एज ए एक्वेटिक रेस्पायरेशन ऑर्गन उसके, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन करेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट लाइन, भाई क्या करता है वो, पानी तो उसको पीने की जरूरत नहीं है, अब पानी में रह रहा है तो वो क्या कर रहा है, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज्ड
क्या होगी, जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन रहेगी वाटर के अंदर वो किसके थ्रू एक्सचेंज हो जाएगी, उसकी स्किन के थ्रू। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज होगी, डिफ्यूजन के थ्रू। और उसकी स्किन कैसी है, मॉइस्ट है, तो इजीली क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। वहीं अगर ड्राई होती है तो डिफ्यूजन पॉसिबल हो पाता क्या, आपके एल्यूलाइज है तो वो कैसे, देखिए क्या लिखा हुआ है लाइंस, फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड, है ना, किससे रेस्पायर क्या करेंगे, फ्रॉग जो है वो जो लैंड पे रहेंगे तो भी रेस्पायर करते हैं और वाटर पे रहते हैं तभी भी रेस्पायर करते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग मोड ऑफ रेस्पायरेशन है ना। तो दो अलग अलग डिफरेंट मेथड्स है। अगर फ्रॉग जो है वो वाटर में रह रहा है तो हमने पहली बात करी, तो वो किससे रेस्पायरेशन करेगा, स्किन से रेस्पायरेशन। स्किन से जो रेस्पायरेशन होता है उसको अपन क्या, कौन सी रेस्पायरेशन बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। कौन सी रेस्पायरेशन बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज्ड थ्रू द स्किन बाय द डिफ्यूजन। तो जो भी वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गई है तो वो ऑक्सीजन जो है वो हम लेंगे, किससे लेंगे, हम स्किन से लेंगे। किस फॉर्म में लेंगे, हम डिफ्यूजन की फॉर्म में लेंगे। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वाटर के अंदर वो किस तरीके से आप लोगे, तो किस तरीके से लोगे आप, डिफ्यूजन के थ्रू लोगे। किससे लोगे आप, स्किन से लोगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो हमें ध्यान में रखना है। आगे सेकंड पॉइंट जो है, अगर मान लो लैंड के ऊपर रहता है वो, है ना, तो लैंड पे रहता है तो फिर क्या करेगा वो, तो लैंड पे रहेगा तो उस दौरान हम देखेंगे कि लैंड पे वो बकल कैविटी से कर सकता है, जैसे हमने इधर बात करी थी, किस किस से कर सकता है, वो बकल कैविटी से कर सकता है, लंग से कर सकता है और स्किन से कर सकता है ना। तो यही इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि बकल कैविटी से कर सकता है, स्किन से कर सकता है और लंग से कर सकता है। तो ये क्या करेंगे, ये इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जब वो कब कहाँ पे रहेगा, लैंड पे रहेगा। द रेस्पिरेशन बाय द लंग्स, जो रेस्पिरेशन लंग से होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जो रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो द लंग्स आर पेयर ऑफ elongated pink colored sac like structure present in the upper part of the, कहाँ पे प्रेजेंट है, जो ट्रंक वाला रीजन है, मतलब जो थॉरेक्स वाला रीजन है उसके अपर पार्ट पे हमें देखने को मिलेगा। एयर इंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले एयर जो है वो कहाँ से इंटर करेगी, आपके नॉस्ट्रिल में, सबसे पहले नॉस्ट्रिल में, नॉस्ट्रिल से वो बकल कैविटी में, है ना, नॉस्ट्रिल से बकल कैविटी में, बकल कैविटी से वो चली जाएगी कहाँ पे, लंग्स में, ठीक है, फेरिंग्स में, फिर लंग्स में, ऐसा करके। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल से बकल कैविटी से लंग्स में चली जाएगी। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हिबरनेशन के दौरान जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा, स्किन के थ्रू, क्योंकि वो किस में चले गए, बरोइंग, है ना, अपने गड्ढों में चले गए तो वो अपने लंग से रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, तो उनको किससे रेस्पिरेशन करेगा, स्किन से रेस्पिरेशन करेंगे वो। तो ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हिबरनेशन के दौरान में वो किससे रेस्पिरेशन करेंगे, अपने स्किन से रेस्पिरेशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे किसका, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसका अपन थर्ड सिस्टम की बात करेंगे, दैट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अगर हम 5 स्टार दें तो इट इज वेल एंड गुड। नाउ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे जैसे ही अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी है, पहली बात तो, और दूसरा जो है वो इसके पास में लिम्फेटिक सिस्टम भी है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम हमारे जैसे ही, इसके हमारे पास में जैसा हार्ट है इनके पास में भी हार्ट है, हमारे पास ब्लड वेसल्स है इनके पास में भी ब्लड वेसल्स है, हमारे पास ब्लड है इनके पास भी ब्लड है। उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम अगर देखेंगे तो हमारे पास लिम्फ नोड है इनके पास में भी है, लिम्फ चैनल है इनके पास में भी है, लिम्फ है इनके पास में भी है। ओके, हम ब्लड और लिम्फ का जो कंपोजिशन है वो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ब्लड जो है इनका, उसके पास में WBC है, हमारे पास में भी है, प्लेटलेट्स है हमारे पास में भी है। RBC जो है हमारी कैसी होती है, इन्यूक्लिएटेड होती है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इनकी जो RBC है वो कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड RBC होती है। ये हमको ध्यान में रखना है, कैसी RBC होती है, न्यूक्लिएटेड RBC होती है। ऑन द अदर हैंड सेकेंड पॉइंट हमको ये ध्यान में रखना है कि इनके पास में भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना। ये नहीं कंफ्यूज होना कि इनके पास में न्यूक्लियस है तो हीमोग्लोबिन नहीं होता होगा, तो ये इनके पास में न्यूक्लियस है, न्यूक्लिएटेड RBC और हीमोग्लोबिन में इनके अंदर प्रेजेंट है ना। रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है हिमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा। चलो आगे अगर हम बात करेंगे लिम्फ के बारे में, तो लिम्फ जो है वो हमारे जैसा ही रहेगा, ब्लड से थोड़ा सा अलग रहेगा। लिम्फ के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसके पास में क्या नहीं होगा, लिम्फ के पास में भाई कुछ प्रोटीन्स नहीं होंगे, है ना,
प्रोटीन नहीं होगा, और उसी के साथ में क्या नहीं होगा भाई, आरबीसी नहीं होगा, है ना। वही हमारे जैसा कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। तो ये दोनों चीजें हमें इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड। कैसा है, वेल डेवलप्ड है। वहीं अगर हम बात करें तो कैसा सिस्टम है इसका, क्लोज टाइप का है भाई। ब्लड वेसल प्रेजेंट है ना, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, मतलब आर्टरी है, वेन है और कैपिलरीज है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया हमारे लिए कि इसका क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। कैसा है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब हम क्या समझेंगे कि जो भी एक ब्लड जो है वो रीच कर रहा है, अगर मान लो ब्लड लेकर आ रहा है कोई, तो वो क्या होगा, कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। कैपिलरीज नहीं होंगी कि भाई यहाँ पे ब्रांच ऑफ कैपिलरीज बन गई और ये कैपिलरीज जो है वो ये टिश्यू है और ये टिश्यू में डिफ्यूजन कर रही है, ऐसा इसमें नहीं हो रहा है ना। इसमें ऐसा इसमें हो रहा है, सॉरी, ठीक है। इनके पास में कैसा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड है मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है कि टिश्यू जो है वो ड्रेन हो रहा है, ठीक है। तो इनके पास में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज, क्योंकि ब्लड वेसल्स इनके पास में प्रेजेंट है, आर्टरी भी प्रेजेंट है, वेन्स भी प्रेजेंट है और कैपिलरीज भी प्रेजेंट है। तो ये हो गई इनकी आर्टरी, ये हो गई इनकी कैपिलरी और ये हो गई वेन, और ये हो गई क्या, टिश्यूज। तो टिश्यूज से क्या हो गए, इस तरीके से इन्होंने डिफ्यूजन करा। तो इसीलिए इनके कौन सा टाइप होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है। फ्रॉग है वो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट है। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आएगा, आपका हार्ट आएगा, ब्लड वेसल्स आएंगी और ब्लड आएगा। उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम में देखेंगे तो लिम्फ है, लिम्फ चैनल्स है और लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर है। अब अगली जो बात करेंगे हम हार्ट के बारे में, तो हार्ट जो है वो इसका कैसा है, बिल्कुल ही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका, पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे तो कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। सबसे पहले तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और दूसरी बात हम देखेंगे तो 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। कैसा हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने को मिलेगा। 3 चैम्बर्ड हार्ट में अगर हम बात करेंगे क्या क्या रहेगा इसके पास में, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, है ना। अगर हम बनाएं तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, दिस इज आवर हार्ट, 1 चैम्बर, दूसरा चैम्बर, और दिस इज 1 मोर एंड दिस, ठीक है। ये हमारे हो गए ऑरिकल्स। तो ये हो गया ऑरिकल, कौन सा साइड का, राइट ऑरिकल, और ये हो गया हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हमारा हो गया क्या, वेंट्रिकल। ओके, अब इसी के साथ में अगर हम बात करेंगे तो इनके पास में कुछ स्पेशल और चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका हमको ध्यान में रखना है भाई कौन से चैम्बर्स प्रेजेंट है। मान लो ये इसका हार्ट है, तो कोई चैम्बर जो है वो आगे की तरफ एक चैम्बर प्रेजेंट रहता है और एक चैम्बर इनके पीछे की तरफ प्रेजेंट रहता है। तो देखो, मान लो इधर इसके इनके पीछे एक चैम्बर प्रेजेंट रहता है, एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। ओके, ये ठीक है, और इसमें बीच में एक ऐसा होल प्रेजेंट रहेगा, और ये होल जो है यहाँ पे इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। भाई ये होल किसके अंदर ओपन हो रहा है, डायरेक्टली जाके राइट ऑरिकल के अंदर ओपन हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे ओपन हो रहा है, राइट ऑरिकल के अंदर ओपन हो रहा है। तो ये जो चैम्बर बन रहा है, इस चैम्बर का जो नाम है इसको अपन बोलते हैं दैट इज साइनस विनोसस। क्या बोलेंगे इसको अपन, साइनस विनोसस, ठीक है, साइनस विनोसस। साइनस विनोसस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि साइनस विनोसस जो है वो एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर रहेगा, तो अगर शेप अगर वो पूछेंगे कि ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द हार्ट, तो क्या है, दैट इज साइनस विनोसस। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये आगे की तरफ होगा कि पीछे की तरफ प्रेजेंट रहेगा। तो साइनस विनोसस जो है वो पीछे की तरफ हमें देखने को मिलेगा। मान लो ये हार्ट है तो पीछे की तरफ हमें देखने को मिलेगा। तो ये साइनस विनोसस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, डॉर्सली, ठीक है, डॉर्सली प्रेजेंट रहेगा। दोनों चीजें समझ में आई। तो देखो, आपकी मान लो वेन है, ये हो गई आपकी वेन्स, है ना, और ये आपके हो गए यहाँ पे टिश्यूज, ठीक है। तो टिश्यू से जो भी कैपिलरीज का बंच हमने देखा, कैपिलरीज का बंच, तो फिर उसने आगे जाके क्या बनाई भाई, वेन बनाई, है ना। तो वेन बनाई, तो वेन जो है वो क्या बना, वेना केवा,
जो बड़ा वेन बनता है, सारी वेन्स आके कनेक्ट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेना केवा। तो वेन जो है वो किसमें ड्रेन करी, वेना केवा में। और वेना केवा जो है ऊपर और नीचे वाले जितने भी वेना केवा है उन्होंने किसके अंदर ड्रेन करा, हमारी साइनस विनोसस में। तो क्या हुआ, आपकी कैपिलरी से गया वेन में, वेन से गया कहाँ पे, वेना केवा में, और वेना केवा से कहाँ चला गया, साइनस विनोसस। और साइनस विनोसस ने इस छेद के थ्रू, ये जो छेद इसमें साइनस विनोसस में प्रेजेंट है उसके थ्रू उसने किस में ड्रेन कर दिया, उन्होंने राइट एट्रियम में ड्रेन कर दिया। तो इधर की तरफ से जो ब्लड गया वो कैसा ब्लड गया भाई, डीऑक्सीजिनेटेड। कैसा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। तो ये राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर अगर हम बात करेंगे तो इधर के साइड में हमारा क्या रहता है, लंग्स से आएगा। तो लंग्स से जो ब्लड आएगा इधर जो ड्रेन करेगा वो लंग्स से ब्लड कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड। क्लियर है इतनी चीज, तो हमें समझ में आया कि इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। इधर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो किसके थ्रू आया, साइनस विनोसस के थ्रू। और इधर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो किसके थ्रू आया, हमारे लंग्स के थ्रू। अब ये दोनों जो है अपना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो किसी अंदर ड्रेन हो जाएगा, हमारे वेंट्रिकल के अंदर। तो यहाँ पे कैसा ब्लड आ जाएगा, बिल्कुल ही मिक्स्ड ब्लड आ जाएगा। अब ये मिक्स्ड ब्लड जो है वो एक और चैम्बर जो कि आगे की तरफ प्रेजेंट होता है ना, जो एक सैक लाइक चैम्बर प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके का एक चैम्बर जो है वो प्रेजेंट हमें देखने को मिलेगा। इसी तरीके से इसमें भी एक सेंटर में होल प्रेजेंट रहता है। ये होल जो है वो कनेक्टेड रहेगा इससे, ठीक है, इस तरीके से ये होल जो है वो इससे कनेक्टेड रहेगा। ओके, तो ये जो वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो कहाँ पे ड्रेन हो गया भाई, कहाँ पे ड्रेन हो गया, हमारे इसके अंदर, ये सैकलाइक चैम्बर जो है उसके अंदर ड्रेन हो गया। इस चैम्बर का जो नाम है वो क्या है, इस चैम्बर का नाम क्या है भाई, क्या नाम बोलेंगे इस चैम्बर का, इस चैम्बर का नाम है ट्रंकस या फिर इसी को अपन कॉर्नस आर्टेरियोसस, ठीक है, ट्रंकस आर्टेरियोसस या फिर कॉर्नस आर्टेरियोसस बोलेंगे इसको अपन। तो हमें ये समझ में आया कि जो वेंट्रिकल से ब्लड गया तो वो एओर्टा के अंदर नहीं गया है, कहाँ पे गया है, कॉर्नस आर्टेरियोसस या फिर ट्रंकस आर्टेरियोसस के अंदर गया है। तो वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे गया, हमारे कॉर्नस आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस से। और ट्रंकस आर्टेरियोसस जो है उनके पास में इस तरीके से ब्रांचेस है ना। तो ये ट्रंकस आर्टेरियोसस के पास में कितना एओर्टा है, 2 एओर्टा। हमारे पास में कितने एओर्टा है, 1 एओर्टा है ना। तो हमारे पास में कितने एओर्टा है, 1 एओर्टा। इनके पास में कितने एओर्टा है, 2 एओर्टा है। तो ये 2 एओर्टा जो है वो एक कॉमन एओर्टा के अंदर डक कर देंगे। तो ये किस में आ जाएगा, एओर्टा में, ठीक है। और एओर्टा से किस में कहाँ चला जाएगा, अपनी आर्टरी के पास में। और आर्टरी से कहाँ चला जाएगा, कैपिलरी के पास में। और कैपिलरी से कहाँ चला जाएगा भाई, टिश्यू के पास में। और टिश्यू वापस कैपिलरी को दे देगी, कैपिलरी जो है वो वेन को दे देगी, वेन जो है वो वेना केवा को दे देगी, वेना केवा साइनस विनोसस को दे देगी, साइनस विनोसस राइट एट्रियम को दे देगी। राइट और लेफ्ट का दोनों का आ जाएगा किसके पास में, वेंट्रिकल के पास में। वेंट्रिकल किसको दे देगा, हमारी ट्रंकस आर्टेरियोसस को दे देगा। ट्रंकस आर्टेरियोसस को देने के बाद में ट्रंकस आर्टेरियोसस किसको दे देगा, एओर्टा को दे देगा, है ना। तो ट्रंकस आर्टेरियोसस ने किसको दे दिया, एओर्टा को। एओर्टा ने किसको दे दिया, आर्टरीज को दे दिया। आर्टरी ने किसको दे दिया भाई, कैपिलरीज को दे दिया। कैपिलरी ने किसको दे दिया, टिश्यूज को दे दिया। तो इस तरीके से हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉग में चलता है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। हमने देखा कि कैपिलरी से जो वीनस ब्लड आया वो कहाँ पे गया, वेन से कहाँ गया, बड़ी वेन में। तो उसको अपन ने नाम दिया वेना केवा। वेना केवा से वो कहाँ पे गया, राइट एट्रियम में नहीं गया। वेना केवा से एक राइट एट्रियम के वहां पे एक चैम्बर प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है साइनस विनोसस। साइनस विनोसस जो है वो पीछे की तरफ रहेगा और ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। वो किस में ड्रेन करेगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का दोनों का ड्रेन हो जाएगा वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में जो मिक्स्ड ब्लड होगा वो कहाँ पे ड्रेन होगा, हमारा ट्रंकस आर्टेरियोसस में। ट्रंकस आर्टेरियोसस से जो ब्लड है वो एओर्टा में, एओर्टा से आर्टरी में, आर्टरी से कैपिलरी, एंड कैपिलरी से कहाँ पे चला गया, टिश्यू के पास में। कहाँ पे चला गया, टिश्यू के पास में। तो यहाँ पे हम जैसे हमने इसका साइनस विनोसस के बारे में लिखा उसी तरीके से हम ट्रंकस आर्टेरियोसस के बारे में भी लिख लें।
कि ये जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। हम पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइंगुलर। तो कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझ जाना। दूसरी बात, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और कहाँ की तरफ प्रेजेंट रहेगा, वेंट्रली, है ना, वेंट्रली प्रेजेंट रहेगा, मतलब आगे की तरफ प्रेजेंट रहेगा। जबकि साइनस विनोसस किधर प्रेजेंट है, पीछे की तरफ, मतलब डॉर्सली प्रेजेंट है। ओके, क्लियर है। चलो अब हम एनसीईआरटी की लाइन रीड करते हैं। हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, भाई मसल्स कंट्रोल करेंगे, हमारा जैसा हार्ट होता है वैसे इनके पास में भी हार्ट जो है वो मायोजेनिक हार्ट है, मसल्स कंट्रोल करती है ना। इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। इट हैज 3 चैम्बर। कितने चैम्बर है, 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। तो 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हार्ट की जो कवरिंग है, जो हार्ट को कवर करके रख रखा होगा, वो कौन है, किसने कवर करके रखा है, तो इसको किसने कवर करके रखा है, पेरिकार्डियम ने। किसने कवर करा है, पेरिकार्डियम ने। ठीक है। अब अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसका नाम क्या है, साइनस विनोसस, जो कि क्या कर रहा है, किसके अंदर ओपन हो रहा है, किसके अंदर ज्वाइन हो रहा है, राइट एट्रियम के अंदर। तो साइनस विनोसस जो है वो किसके अंदर ओपन हो रहा है, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या लिखा, इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन, मतलब वेना की वजह से। तो देखो साइनस विनोसस ने ब्लड को रिसीव करा, कहां से रिसीव करा, वेना की वजह से, और ड्रेन किसके अंदर करा, राइट एट्रियम के अंदर। ओके, यही हमारे लिए अलग है, हम में तो ऐसा कुछ नहीं होता, वेना के बाद डायरेक्टली किसके अंदर ड्रेन कर रही, राइट एट्रियम के अंदर। फिर उसके बाद में इट रिसीव द ब्लड थ्रू द मेजर वेन, दैट इज वेना केवा। द वेंट्रिकल ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, किसके अंदर ओपन हो रहा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन हो रहा है। हमने यही बोला कि जो हमारा वेंट्रिकल है ना, ये हो गया हमारा वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल जो है वो किसके अंदर ओपन हो रहा है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन हो रहा है, जिसका नाम क्या है, दैट इज कॉनस आर्टेरियोसस। क्या बोलेंगे उसको अपन, कॉनस आर्टेरियोसस, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। कौन से साइड पे, वेंट्रल साइड पे। तो हमको दोनों चीजें समझ में आई कि कॉनस आर्टेरियोसस जो है, कॉनस आर्टेरियोसस जो है वो कौन से साइड पे, वेंट्रल साइड पे, और सैक लाइक स्ट्रक्चर है। साइनस विनोसस जो है वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है और डॉर्सली प्रेजेंट है। ठीक है। चलो आगे अगर हम देखेंगे लास्ट लाइन, दैट इज on the ventral side of the heart, the blood from the heart is carried all part of the body by the arteries। वही भाई क्या बोल रहा है वो, कि ये हमारा जो कॉनस आर्टेरियोसस है, वहां से पूरा का पूरा ब्लड जो है वो हमारी किसके पास में जाएगा, पूरी बॉडी के पास में, किसके थ्रू जाएगा, आर्टरीज के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू, किसके पास में जाएगा, टिश्यू के पास में। नाउ अगला अगर हम बात करेंगे तो हमारे हार्ट के अंदर कुछ सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं, जैसे हमने पोर्टल सिस्टम और हिपैटिक, अगर रीनल सिस्टम और हाइपोफाइशियल सिस्टम हमने देखा था, तो उसमें हमने बात करी थी। उसी तरीके से हमारे जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में भी हमें 2 सिस्टम देखने को मिलता है। तो वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट एंड फ्रॉम द वीनस सिस्टम। स्पेशल वीनस कनेक्शन प्रेजेंट, है ना, क्या बोल रहा है वो, स्पेशल वीनस कनेक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन लीवर, और जैसे मान लो वो पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे, ये आपका स्टमक है, ये आपका इंटेस्टाइन है, और ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है। अब इंटेस्टाइन से कुछ ब्लड जो है वो डायरेक्ट, भाई जो भी वीनस ब्लड होगा वो इंटेस्टाइन से जा रहा है, तो इंटेस्टाइन से जाने के बाद में उसको कहाँ जाना चाहिए था, हार्ट के पास में, लेकिन वो हार्ट के पास में नहीं जा रहा है ना, हार्ट के पास में वो नहीं जा रहा है। तो एक अपन मोटी मोटी बात ये बोल सकते हैं कि एक कैपिलरी से ब्लड जो है वो दूसरी कैपिलरी के पास में जा रहा है, तो उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम, है ना। क्यों जा रहा है भाई, इसको ये जो भी ब्लड है वो डायरेक्ट हार्ट के पास में जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिच प्रेजेंट रहते हैं ब्लड के अंदर, जो कि हम डायरेक्ट हार्ट को पहुंचाएंगे तो फिर वेस्ट हो जाएंगे। तो हम पहले उसको क्या देंगे, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास में ट्रांसफर करेंगे। वो ऑर्गन उसमें से जितनी भी काम की चीजें होंगी वो ले लेगा, और फिर वो ऑर्गन जो रहेगा वो उसको हार्ट के पास पहुंचाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका स्टमक हुआ, इंटेस्टाइन हुई, पैंक्रियाज हुआ, स्प्लीन हुआ, वहां से जो भी वीनस ब्लड रहता है वो किसके पास में जाएगा, पहले किसके पास में जाएगा, लीवर के पास में, है ना। तो ये जो है वो किसके पास में जा रहा है भाई, लीवर के पास में, है ना। किसके पास में गया, लीवर के पास में। तो ये जो वेन लेके जा रही है ना, वेन लेके जा रही है, और वेन क्या कर रही है भाई, किसके पास में, एक ऑर्गन से,
एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास में लेके जा रही है, जबकि एक ऑर्गन से डायरेक्ट हार्ट के पास लेके जाना चाहिए था, लेकिन किसके पास लेके जा रही है, दूसरे ऑर्गन के पास में लेके जा रही है। इसीलिए ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। क्या बोलेंगे इसी को हम, पोर्टल वेन। ये जो कनेक्शन हमें देखने को मिल रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, पोर्टल वेन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको अपन, पोर्टल वेन बोलेंगे। अब किसके पास लेकर जा रहा है, आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास वाला जो पूरा पार्ट है वो किसके पास लेके जा रहा है, लीवर के पास। इसीलिए ये इसको अपन ने क्या बोल दिया, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोल देंगे अपन इसको, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोल देंगे, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो हमको ध्यान में रखना है कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का किसके पास लेके जाएगा, आपके इंटेस्टाइन से, आपके इंटेस्टाइन से किसके पास में लेके जा रहा है, लीवर के पास में। तो कौन सा पोर्टल सिस्टम हुआ, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हुआ। क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि अगर डायरेक्ट हार्ट को देगा तो आपके न्यूट्रिएंट्स जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। जो भी चीज काम की है, हो सकता है इंटेस्टाइन के काम की नहीं हो सकता है लीवर के काम की हो, या और कोई से ऑर्गन के काम की हो, तो लीवर क्या कर लेगा, उसको ले लेगा और फिर उसके अंदर जो भी वेस्ट बचेगा वो किसको दे देंगे, हम हार्ट को दे देंगे। तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास में, मतलब इंटेस्टाइन से लीवर के पास में ब्लड गया है, इंटेस्टाइन से किसके पास में ब्लड गया है, लीवर के पास में ब्लड गया है। इसीलिए एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास गया, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, पोर्टल सिस्टम। और कौन से ऑर्गन के पास में गया, लीवर के पास में, इसीलिए क्या बोला, लीवर के लिए हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। उसी तरीके से ये तो प्रेजेंट है ही, उसी की तरीके से एक और सिस्टम इसके प्रेजेंट रहता है, जो कि किसके पास में लेके जाएगा, किडनी के पास में। तो जो भी आपकी लोअर बॉडी रहेगी, क्या रहेगा, लोअर बॉडी रहेगी, लोअर बॉडी से जो ब्लड है वो लेके डायरेक्ट हार्ट के पास में नहीं जाएगा, है ना। लोअर बॉडी से जो ब्लड है वो किसके पास में जा रहा है भाई, लोअर बॉडी से ब्लड जो है वो किसके पास में लेके जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं किडनी के पास में। किसके पास में लेके जा रहे हैं, किडनी के पास में लेके जा रहे हैं। इसीलिए ये वाला जो सिस्टम है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, पोर्टल सिस्टम तो है, क्योंकि ये भी ऑर्गन है और ये भी ऑर्गन है ना। तो इसको हम पोर्टल सिस्टम तो बोल ही देंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पोर्टल सिस्टम। लेकिन किसके पास में लेके जा रहा है, किडनी के पास में। किडनी को अपन रीनल बोलते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे, रीनल पोर्टल सिस्टम। तो इसी तरीके से इसमें दो सिस्टम प्रेजेंट रहता है, एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होता है ना, हमें ये ध्यान रखना, हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं है, मतलब फ्रॉग के अंदर है तो हमें फ्रॉग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो चीज हमारे अंदर भी है और फ्रॉग के अंदर है वो क्वेश्चन नहीं आएगा। पिछले साल जब, मतलब पिछले इतने सालों से तो क्वेश्चन आ नहीं रहा है, इससे पहले जो फ्रॉग से क्वेश्चन आ रहे थे वो ऐसे क्वेश्चन आते थे जो ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है ना, ह्यूमन के अंदर नहीं है लेकिन फ्रॉग के अंदर है, तो वो वाले क्वेश्चंस आते थे, वही हमको ज्यादा ध्यान रखना है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम तो हमारे अंदर भी है और फ्रॉग के अंदर भी है, लेकिन रीनल हमारे अंदर नहीं है। किसके अंदर है, हमें फ्रॉग के अंदर देखने को मिल रहा है। तो दोनों चीजें ध्यान में रखना है। लीवर जो है, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में उन्होंने पूछा कि कौन सा पोर्टल सिस्टम है, तो हमें ध्यान में रखना है दैट इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और अगर पूछा किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का पूछा तो कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है, दैट इज रीनल पोर्टल सिस्टम। वही उन्होंने लिखा है कि स्पेशल वीनस कनेक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज द किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन द फ्रॉग। इसको अपन क्या बोलेंगे, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ, क्या क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, प्लाज्मा प्रेजेंट है और सेल्स प्रेजेंट है। ब्लड सेल्स जो कि आपकी आरबीसी हुई, डब्ल्यूबीसी हुई, वहीं अगर हम बात करेंगे क्या, प्लेटलेट्स हुई, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट है, हमारे अंदर भी प्रेजेंट है। लेकिन इसकी जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है और उसके अंदर भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हमारी कैसी होती है, इन्यूक्लिएटेड। इसीलिए हमको ध्यान में रखना है ये वाला क्वेश्चन कि इनकी कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होगी। लिम्फ की अगर हम बात करेंगे तो लिम्फ जो है वो ब्लड से अलग है लेकिन हमारे जैसा ही है, ब्लड से तो अलग ही है लेकिन हमारे जैसा ही है। अब क्या नहीं है भाई उसके अंदर, कुछ प्रोटीन्स और आरबीसीज हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर हमें पता था क्या छन रहा था, हमारे कुछ डब्ल्यूबीसीज और प्लाज्मा का कंटेंट। नाउ द ब्लड कैरीज द न्यूट्रिएंट्स, क्या लेके जाएगा भाई, न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगा, गैसेस लेके जाएगा और वाटर लेके जाएगा टू द रिस्पेक्टिव साइट ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। इससे हमें ये समझ में आया कि हम इनका हार्ट भी कैसा है, मस्कुलर है। तो मसल्स जो है वो, इनका जो मसल्स होगी हार्ट की, वो उसको पंपिंग एक्शन से क्या करेंगे, पूरे बॉडी की तरफ ब्लड जो है वो पहुंचाने का काम करेंगे।
नाउ लास्ट नहीं, अगला जो पॉइंट है दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे जैसा ही, मतलब अलग, ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लाइक हम देखते हैं, सबसे पहली बात तो एक होता है प्रोनेफ्रिक, दूसरी होती है मीजोनेफ्रिक और तीसरी होती है मेटानेफ्रिक किडनी। ठीक है, एक होता है प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। क्या अंतर होता है सब में? प्रोनेफ्रिक में हमें बोमेंस कैप्सूल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, मेटानेफ्रिक जो रहेगा उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो मीजोनेफ्रिक रहेगा उसमें हमारा जो लूप ऑफ हेनले है वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो मेटानेफ्रिक होती है उसके अंदर हमें सब देखने को मिलेगा। हमारा ग्लोमेरुलस भी रहेगा, बोमेंस कैप्सूल भी रहेगा और उसी के साथ में लूप ऑफ हेनले भी रहेगा। तो इनके अंदर जो ये रहता है वो लूप ऑफ हेनले इनके अंदर एब्सेंट रहता है। तो जो फ्रॉग का जो किडनी होता है वो कैसा किडनी होता है? दैट इज मीजोनेफ्रिक किडनी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला कि फ्रॉग का जो किडनी होगा वो कैसा रहेगा? मीजोनेफ्रिक। हमारा कैसा होगा? मेटानेफ्रिक। हमारा सबसे ज्यादा एडवांस है। अगला, अगर हम बात करेंगे फ्रॉग, तो हम क्या रिलीज करते हैं? एक्सक्रीटरी मैटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट इज यूरिया। तो ये भी क्या रिलीज करते हैं? यूरिया। मतलब कैसे होते हैं? यूरियोटैलिक। कैसे होते हैं? यूरियोटैलिक। लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है कि लार्वा वाली स्टेज में ये क्या रिलीज करेंगे, तो हमें ध्यान में रखना है क्या? अमोनिया। ये हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी याद करा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ा था कि जो अगर अडल्ट का पूछा तो हम क्या बोलेंगे? यूरिया, यूरियोटैलिक, है ना। और अगर पूछा उन्होंने क्या? लार्वा वाला, तो लार्वा वाला भाई किस में रहेगा? पानी में रहेगा। पानी में रहेगा तो पानी निकाल पाएगा इजीली, भरपूर पानी है उसके पास में, तो वो क्या रिलीज करेगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या रिलीज करेगा? अमोनिया। तो अमोनोटेरिक, लार्वा इज अमोनोटेरिक, है ना। और अडल्ट, अडल्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? यूरियोटेलिक। और अगर पूछा उन्होंने लार्वा का, तो लार्वा जो है वो क्या रहेगा? अमोनोटेरिक। ठीक है, चलो अब हमारे जैसे इनके पास में भी क्या क्या प्रेजेंट है भाई? एक किडनी प्रेजेंट है। ये सबसे पहले यही देखेंगे क्या प्रेजेंट है इनके पास में? किडनी प्रेजेंट है। तो दोनों तरफ इनके पास किडनी है, तो ये दो किडनी हो गई। उसके साथ में दो यूरेटर है। तो यूरेटर ध्यान नहीं रखेंगे हम यहाँ पे, है ना। यूरेटर नहीं ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे क्या? यूरोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, यूरोजेनाइटल डक्ट। तो इनके पास में दो यूरेटर, तो यूरेटर मतलब यूरेटर के अंदर क्या ओपन हो रही है? इनकी मेल का जो बीडल्स कैनाल है वो भी ओपन हो रही है। तो उसको अपन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? यूरोजेनाइटल डक्ट बोल देंगे। यूरोजेनाइटल डक्ट जो है, यूरोजेनाइटल डक्ट, और इनके पास में क्लोएका है। और क्या देखने को मिलेगा हमें? यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलेगा। क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर। तो हम कैसे ध्यान में रखेंगे? मेल और फीमेल का कैसे डिफ्रेंशिएट होगा? जैसे मान लो इन्होंने बोला फीमेल के बारे में, है ना। तो पहले तो हमने यही देख लिया इनके पास में क्या क्या है? किडनी है, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, क्लोएका है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब देखो, अगर इन्होंने बोला मेल का, है ना, क्या बोल रहे हैं हम? मेल के बारे में। और एक तरफ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फीमेल के बारे में। मेल और फीमेल के बारे में अगर हम देखते हैं तो इनका जो मेल का स्ट्रक्चर रहता है वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। दोनों तरफ किडनी, है ना, ये किडनी, ये हो गई किडनी। दोनों तरफ जो किडनी है, तो किडनी जो होगा वो ओपन हो जाएगा इसके अंदर, यूरेटर के अंदर। लेकिन यूरेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूरिन का कंटेंट नहीं रहेगा, स्पर्म या फिर जो भी उसका सीमेन रहेगा वो भी आएगा। इसीलिए उसको डक्ट को अपन क्या बोल देंगे? यूरोजेनाइटल डक्ट, है ना, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो ये हो गया सबसे पहले किडनी। किडनी से कहां चल जाएगा वो? जेनाइटल डक्ट के पास में। और डक्ट से वो कहां ओपन हो जाएगा? क्लोएका के पास में। कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल का उसके ओवा से कोई कनेक्शन नहीं है, किडनी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई कनेक्शन नहीं है। तो क्या होगा भाई? किडनी, किडनी का कहाँ चला जाएगा? किडनी से यूरेटर के पास में, और यूरेटर जो है वो ड्रेन कर देगा किसके अंदर? क्लोएका के अंदर। किसके अंदर ड्रेन कर देगा? क्लोएका के अंदर। तो हमें ये समझ में आया कि अगर क्वेश्चन आता है कि आपका जो
यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, क्या पूछा उन्होंने, यूरिनोजेनाइटल डक्ट इज प्रेजेंट इन फीमेल, तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट इज नॉट प्रेजेंट इन फीमेल, इट इज प्रेजेंट ओनली इन मेल। तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट इज ओपन इनटू क्लोएका, यूरेटर इज प्रेजेंट इन यूरेटर, तो यूरेटर अगर पूछा तो यूरेटर ड्रेन इनटू द क्लोएका, तो वो किसके अंदर होगा भाई, फीमेल्स के अंदर, है ना। तो हमें ये चीजें दोनों पॉइंट हमको ध्यान में रखना है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है वो मेल में रहेगा और यूरेटर जो है वो फीमेल्स में हमें देखने को मिलेगा। The elimination of the nitrogenous waste is carried out by a well-developed excretory system. अब वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, क्या क्या प्रेजेंट है इनके पास में, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है, यूरेटर प्रेजेंट है, क्लोएका प्रेजेंट है और यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। तो ये बटरफ्लाई शेप्ड जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो यूरिनरी ब्लैडर है। इसका काम क्या है भाई, यूरिनरी ब्लैडर का इसका काम है स्टोर करने का, क्या काम है इसका, स्टोर करने का, यूरिन को स्टोर करेगा और किसके अंदर ड्रेन कर देगा, अगर उसको ड्रेन करना होगा तो वो क्लोएका के अंदर ड्रेन कर देगा। Now, these are the compact, dark red, bean-shaped structures situated a little posteriorly in the body cavity on the either side of the vertebral column. हमारे जैसा ही है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम की दोनों तरफ पीछे की तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, किडनी देखने को मिलेगा। हर एक किडनी जो है इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर, है ना। तो हमारा कैसी किडनी है, हमारे पास में भी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, इनके पास में भी क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। हम भी इसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोल सकते हैं या फिर नेफ्रॉन बोल सकते हैं। तो इनके पास में भी जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है वो क्या है, इनका नेफ्रॉन ही है। दो यूरेटर प्रेजेंट है, यूरेटर जो है वो कहाँ से निकल रहे हैं भाई, किडनी से निकल रहे हैं। तो टू यूरेटर इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉम द यूरेटर एक्ट एज अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो यूरेटर किस रूप में काम करेगा, यूरिनोजेनाइटल डक्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि उसका जो सीमेन है वो भी किसके अंदर ड्रेन हो रहा है, यूरेटर के अंदर। तो हमें ये समझ में आया कि उस यूरेटर के अंदर सीमेन भी है और यूरिन भी है, इसीलिए उसको अपन ने क्या नाम दिया, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या नाम दिया इसको अपन ने, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है भाई, इट्स नॉट वर्किंग, यूरिन भी प्रेजेंट है इसके अंदर और सीमेन भी प्रेजेंट है इस डक्ट के अंदर, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जो कि किसके अंदर ओपन होगा, क्लोएका के अंदर। यही हमने लिखा है, किडनी जो रहेगा वो ओपन हो जाएगा किसके अंदर, यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा किसके अंदर, क्लोएका के अंदर। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं फीमेल के बारे में, है ना, किसकी बात कर रहे हैं अगर हम फीमेल की, तो फीमेल के अंदर यूरेटर और ओविडक्ट दोनों सेपरेट होती है। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और किडनी दोनों सिस्टम जो है वो अलग अलग काम करते हैं, उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, मेल के जैसे उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। तो वही उन्होंने बोला कि इन फीमेल द यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली, क्या होंगे वो अलग अलग ओपन होंगे, किसके अंदर, क्लोएका के अंदर। अ थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द रेक्टम। तो रेक्टम के वेंट्रल साइड मतलब रेक्टम के आगे की तरफ हमें देखने को मिलेगा। तो ये इसका रेक्टम है और रेक्टम के आगे की तरफ हमें क्या देखने को मिल रहा है, यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिल रहा है, जो कि किसके अंदर ओपन हो रहा है, क्लोएका के अंदर ओपन हो रहा है। हमने पहले ही लिखा था किसके अंदर ओपन हो रहा है, क्लोएका के अंदर ओपन हो रहा है। फ्रॉग एक्सक्रीट, क्या एक्सक्रीट करेगा, यूरिया। तो कौन से एनिमल होंगे, यूरियोटैलिक एनिमल रहेंगे। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो आर कैरीड बाय द ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट रहेगा वो कैरीड कौन लेके आएगा, ब्लड लेके आएगा किसके पास लेके आएगा, किडनी के पास लेकर आएगा, और किडनी उसमें से जो भी काम की चीज नहीं रहेगी वो बाहर निकाल देगी, किसके थ्रू निकालेगी, क्लोएका से। तो अभी तक हमने दो चीजें देखी कि क्लोएका से हमारा जो भी डाइजेस्टिव वेस्ट था वो भी क्लोएका से बाहर निकला, और अभी हमने देखा कि जो यूरिनरी जो प्रोडक्ट हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो भी कहाँ से निकल रहा है, हमारा क्लोएका से बाहर निकल रहा है। तो हमें समझ में आया क्लोएका से दो चीजें तो निकल रही है, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। उसी के साथ में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में मेल के अंदर दो चीजें हो रही है, एक सीमेन और एक यूरिन। तो हमें ये भी समझ में आया कि मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट जो है वो भी किससे बाहर निकल रहा है, क्लोएका से बाहर निकल रहा है। अब हमको बात करनी है किसके बारे में, दैट इज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम और इनका नर्वस सिस्टम ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है अगर हम देखेंगे तो। द सिस्टम फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन फ्रॉग।
क्या क्या रहेगा इनके अंदर, न्यूरल सिस्टम भी रहेगा, है ना, न्यूरल सिस्टम भी हमें देखने को मिल रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे तो एंडोक्राइन सिस्टम में इनके पास में कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल ग्लैंड है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, एड्रिनल है और गोनाड्स है, सभी कुछ प्रेजेंट है। लेकिन एक जो क्वेश्चन हमको ध्यान में रखना है दैट इज थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। हमने पढ़ा भी है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में, थायरॉक्सिन निकालती है। ये थायरॉक्सिन जैसे क्वेश्चन आता है कि थायरॉक्सिन क्या करवाएगी, उसकी ग्रोथ करवाएगी या क्या करवाएगी, तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन होती है वो इसका मेटामॉर्फोसिस कराती है। क्या करवाती है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मतलब, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होगा भाई, जो भी उसका लार्वा बनेगा, है ना, लार्वा का नाम क्या है, यहीं से ध्यान रखेंगे, टैडपोल। तो जो भी लार्वा बनेगा वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, एडल्ट में। तो वो किसके थ्रू कन्वर्ट होगा, मेटामॉर्फोसिस। इसको अपन, ये जो प्रोसेस होती है लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। कौन से हार्मोन की मदद से हो रहा है, थायरॉक्सिन। तो क्वेश्चन आता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं होने के कारण क्या होगा, तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं होने के कारण मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी मतलब लार्वा से एडल्ट नहीं बनेगा, वो मछली जैसा ही रह जाएगा और पानी में मर जाएगा, है ना, एडल्ट नहीं बनेगा। अगला जो सिस्टम है वो हम बात करेंगे किसके बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम में हम कुछ मोटी मोटी चीजें पहले देख लेते हैं। एक सेकेंड यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ओ ओके, ठीक है। नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा इनके, इसके नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम में हमको हमारे जैसे सभी कुछ रहेगा। इनके पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहेगा, हमारे पास में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इनके पास में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, हमारे पास भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने दो पार्ट पढ़े थे, दैट इज ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक। तो इनके पास में भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पीछे वाले से शुरू करते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इनका दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने दो चीजें देखी थी, एक देखी थी हमने क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल, और एक अपन ने देखी थी स्पाइनल नर्व, ठीक है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। इन दोनों की हमको ध्यान में रखना है क्या पॉइंट्स, कि भाई इनके क्या क्या नंबर होता है। तो क्रेनियल नर्व जो रहेगा इसमें रहेगा 10 पेयर और जो स्पाइनल नर्व रहेगी वो भी कितनी रहेगी, 10 पेयर। हमारे अंदर स्पाइनल नर्व कितनी रहती, 31 पेयर, और क्रेनियल नर्व 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व था। तो क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आ सकता है कि कितना पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व जो है वो प्रेजेंट रहती है। अब क्रेनियल नर्व को हमको जैसे क्वेश्चन आता है कि क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व कितनी रहेगी, 10-10, 20-20, 30-30 या फिर 10-20, तो हम क्या लगाएंगे, 10-10 नहीं, अगर 10-10 तब लगाते जब वो पेयर्ड लिखा हुआ था, लेकिन क्या लिखा है वहां पे 10-10, 20-20, मतलब वो नंबर बोल रहे हैं, तो कितना होगा 20-20 रहेगा, है ना। अगर वो ऐसा लिखते कि 10-10 पेयर, 20-20 पेयर, तो फिर हम क्या लगाते हैं 10-10 पेयर, लेकिन उन्होंने पेयर नहीं लिखा है तो हम कितना लगाएंगे 20-20 आंसर लगाएंगे। क्लियर। अगला दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम दो चीजें देखते हैं, दैट इज एक हम देखते हैं ब्रेन और दूसरा अपन देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमको बात करनी है किसके बारे में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो ओके, एक तरफ हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका क्या, ब्रेन। तो ब्रेन में अगर हम बात करेंगे तो ब्रेन में क्या क्या रहेगा इनके पास में,
ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा था, हमारा ब्रेन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड था। दैट इज सबसे पहले फोर ब्रेन, दूसरा हमारा क्या था मिड ब्रेन, और तीसरा हमारा क्या था दैट इज हाइंड ब्रेन। बोर्ड को भी कुछ हो गया है। फोर ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो फोर ब्रेन में हमारे जैसे ही इनके पास में भी क्या है भाई, दो ऑल फैक्ट्री लोब प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे पास में भी है। इनके पास में 2 सेरिबैलर हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट है, ठीक है। और इनके पास में भी और हमारे पास में भी सेंटर में क्या प्रेजेंट है, डायनसेफेलोन, ठीक है। कैसे हमने ऐसा बनाया था, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन में ये वाला पोर्शन, ये कौन सा था डायनसेफेलोन, ये दोनों तरफ हमें क्या देखने को मिलती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया। और इधर की तरफ हमने देखा था क्या प्रेजेंट है, ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट था। अगला अगर हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में, तो ये हमारा मिड ब्रेन था, ये वाला इतना पोर्शन जो था वो मिड ब्रेन का था। तो मिड ब्रेन में इनके पास में क्या प्रेजेंट है, दैट इज ऑप्टिक लोब प्रेजेंट है इनके पास में। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए हमको ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिक लोब कौन से वाले पार्ट में प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में, फोर ब्रेन में, तो हमें ध्यान में रखना है कि इसमें प्रेजेंट है मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। दूसरा जो पॉइंट हमको ध्यान में रखना है दैट इज ऑप्टिक लोब के बाद में वो है क्रूरा सेरिब्री, तो ये तो हमारे अंदर भी थी क्रूरा सेरिब्री, ठीक है, विजुअल रिफ्लेक्स और वो सारा अपन ने पढ़ा था। चलो अगला अगर हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में, तो हाइंड ब्रेन में इनके पास में क्या है, सेरिबैलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला जो पॉइंट आता है दैट इज क्या देखेंगे हम, स्पाइनल कॉर्ड, क्या रहेगा अगला, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड में अगर हम देखेंगे तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो किसके अंदर ओपन हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन मेडुला ऑब्लोंगेटा का कंटिन्यूएशन क्या है अपना, स्पाइनल कॉर्ड। और वो किसके थ्रू ओपन, मतलब किसके थ्रू वो जाएगा, है ना, किसके थ्रू जाएगा, दैट इज एक ओपनिंग इस तरीके का बड़ा सा होल होता है, उसके थ्रू ये नीचे की तरफ इंसर्ट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या बोलेंगे, फोरामेन मैग्नम, सबसे बड़ा होल होता है वो हमारी बॉडी का, दैट इज फोरामेन मैग्नम। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का कंटिन्यूएशन क्या रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड, किस सर्कल के थ्रू वो बाहर निकलेंगे, दैट इज फोरामेन मैग्नम के थ्रू। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों क्लियर है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में क्या क्या कंटेंट रहेगा वो भी क्लियर है। इनके पास में पोन्स नहीं है ना, तो ये हमको ध्यान में रखना है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ऑप्टिक लोब के बारे में हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑप्टिक लोब जो है वो कुछ अलग मिल रहा है हमको। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने देखा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमने ये लिखा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सेंट्रल क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। लास्टली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम विच इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आ गई। There are the 10 pair of cranial nerves, कितना पेयर है, 10 pair of cranial nerve जो कि अराइज हो रही है कहाँ से, ब्रेन से। स्पाइनल नर्व कहाँ से अराइज होंगी, स्पाइनल कॉर्ड से। अगला, ब्रेन इज इंक्लोज्ड इन द बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स। हमारा भी ऐसे ही रहता भाई, ब्रेन के ऊपर कवरिंग क्या है, क्रेनियम है ना, तो हमारा भी क्रेनियम है, इनके पास में भी क्रेनियम है। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है ब्रेन को, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इनके पार्ट को भी कितने पार्ट में डिवाइड करा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को। फोर ब्रेन के अंदर ऑल्फैक्टरी लोब आएगा, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर आएगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और अनपेयर्ड दैट इज डायंसेफ्लोन। एक ही होता है, हमने यही देखा, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने, ये इसका सेरिब्रल हेमिस्फीयर तो एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों, तो ये पेयर्ड हो गए, दो हो गए। ऑप्टिक लोब हमें एक दिख रहा है, एक उधर की साइड में भी होगा, दो हो गए। दूसरी बात, लास्टली एक अपन को सिंगल बीच में देखने को मिलेगा, तो डायंसेफ्लोन जो है वो सिंगल, ठीक है। चलो आगे अगर हम बात करेंगे द मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, पेयर्ड ऑप्टिक लोब प्रेजेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा
passes out through the foramen magnum और continue into the spinal cord, ठीक है, continue into the spinal cord which is enclosed in the vertebral column। तो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई और इसके आसपास इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम हो गया। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है उसका कंटिन्यूएशन स्पाइनल कॉर्ड रहता है, जो कि किस ओपनिंग के थ्रू एंटर कर रही है, दैट इज फोरामेन मैग्नम, है ना। तो फोरामेन मैग्नम भी ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है, फोरामेन मैग्नम से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो अगला, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, दैट इज सेंस ऑर्गन्स, है ना, सेंस ऑर्गन ही है ना। कोई दिक्कत? ओके, सेंस ऑर्गन, तो अलग अलग टाइप के सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, नेमली कौन कौन से हैं, जैसे टच, टच के लिए सेंसरी पेपिली प्रेजेंट है, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम प्रेजेंट है, विजन के लिए आई प्रेजेंट है। तो इनका जो आई रहती है, पहली बात तो आई ध्यान में रखना, और दूसरा हियरिंग के लिए, सुनने के लिए उनके पास में क्या प्रेजेंट रहता है, टिम्पेनम प्रेजेंट रहता है। जैसे हमारे पास में पिन्ना है और हमारी ऑडिटरी कैनाल है और फिर टिम्पेनम है, इनके पास में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ईयर के तौर पे क्या प्रेजेंट है, टिम्पेनम प्रेजेंट है विथ इंटरनल ईयर। तो हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था इंटरनल ईयर प्रेजेंट है, मिडिल ईयर प्रेजेंट है और एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, लेकिन मिडिल ईयर में सिर्फ एक ऑसिकल प्रेजेंट रहता है, इंटरनल ईयर हमारे जैसे रहेगा, एक्सटर्नल ईयर जो है वो उसके अंदर हमारा क्या रहेगा, टिम्पेनम प्रेजेंट रहेगा। अब देखो आई और इंटरनल ईयर, इन दोनों की जो है वो वेल डेवलप्ड है, ठीक है, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर जो है वो हमको ध्यान में रखना है, कौन सा होगा, आई और ईयर रहेगा। अब दूसरे जितने भी है, लाइक टच हुआ, टेस्ट हुआ, स्मेल हुआ, ये सारी जो है वो सेल के एग्रीगेशन से बने, है ना, बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। आईज जो रहेंगी इनकी जो आईज रहेंगी वो कंपाउंड आई नहीं है हमारी जैसे, कैसी है, सिंपल आई है। तो कैसी है, सिंपल आई, उसके पास में सिर्फ एक यूनिट, 1 यूनिट प्रेजेंट है ना, हमारे अंदर तो थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट है। एक्सटर्नल ईयर जो है फ्रॉग के अंदर क्या रहता है भाई, एब्सेंट रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो रिप्रेजेंट करता है उसकी जगह, दैट इज टिम्पेनम, ठीक है, टिम्पेनम रहता है, जो कि एक्सटर्नली हमें देखने को मिलता है। ईयर जो है वो उसका क्या है भाई, हियरिंग के लिए और बैलेंसिंग के लिए। तो इक्विलिब्रियम बैलेंस हमारा भी यही है कि हियरिंग और बैलेंसिंग का जो काम करता है वो हमारा क्या करता है, ईयर करता है। तो इसमें ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, ईयर और इंटरनल ईयर, ये दोनों वेल डेवलप्ड है। और हियरिंग के लिए क्या है, इसके पास में ईयर प्रेजेंट है, आई जो होगी इसकी सिंपल आई प्रेजेंट रहेगी। ओके, नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे अगर हम बात करें मेल की, अभी हम देख चुके मेल का, है ना, तो मेल का जो है वो किसके अंदर ओपन हो रहा था, मेल का जो सीमेन है वो किसके अंदर ओपन हो रहा था, यूरेटर के अंदर, इसीलिए हमने उसको कॉमन डक्ट बोल दिया था, दैट इज यूरोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। फ्रॉग के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है, मैंने पहले ही बोला था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इनके पास में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मेल की, तो इनके पास में क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, टेस्टिस प्रेजेंट है ना, ये हो गई इसके पास में टेस्टिस। अब भाई क्या टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है, किडनी के वहां पे हमें पास में देखने को मिल रहा है, किडनी के ऊपर की तरफ, ये दिख रहा है, किडनी के ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल रही है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, ऑन द अपर साइड ऑफ द अपर पार्ट में देखने को मिल रहा है ना। और किडनी जो टेस्टिस है उसका किडनी से रिलेशन है ना, तो टेस्टिस को किडनी से मतलब है, तो इसका किडनी से रिलेशन है, हमको ये ध्यान में रखना है, इसको किडनी से मतलब है और इसका किडनी से रिलेशन भी है ना। और ये ऊपर जो ये इस तरीके से व्हाइट कलर की देखने को मिल रही है, ये इसकी फैट बॉडीज है ना, फैट बॉडीज है, फैट बॉडीज हमें पता ही क्या काम करती है। तो अगर हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, है ना, क्या रहेगा, पेयर ऑफ ओविडक्ट which is found adhere to the upper part of the kidney by a double fold of the peritoneum, that is mesoarchium। तो ये क्या है, ये आपकी टेस्टिस है, और टेस्टिस जो है वो किससे चिपकी हुई है, किससे कनेक्टेड है, किडनी से कनेक्टेड है, और किससे कवर्ड है, मेसोआर्कियम, है ना, किससे कवर्ड है वो, मेसोआर्कियम। तो हमें ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि भाई अगर किडनी जो है विच इज फाउंड, मतलब टेस्टिस जो है वो अडेयर टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कोल्ड, क्या बोलेंगे अपन उसको, मेसोआर्कियम। ऑर्कियम मतलब टेस्टियम होता ही, टेस्टिस होता ही है। नाउ अब जो टेस्टिस जो भी चीजें बनाएंगी भाई, टेस्टिस जो है अपना स्पर्म वगैरह उसने बनाया, सीमेन बना, वो किसके अंदर ड्रेन हो गया, वासा इफ्रेंशिया के अंदर, इसके अंदर ड्रेन हो गया वासा इफ्रेंशिया। इसका नंबर ध्यान में रखना है, वासा इफ्रेंशिया का जो नंबर है वो 10 to 12 है, ठीक है,
10 to 12 है। अब ये वासा इफ्रेंशिया जो है ये क्या करेंगी, आगे जाके एक कैनाल बनाएगा जिसको अपन बोलते हैं बिडर्स कैनाल, है ना। क्या बोलेंगे इसको अपन, बिडर्स कैनाल। तो ये किडनी के आसपास, ये हमारी किडनी टेस्टिस देखने को मिल रहा है। टेस्टिस के बाद में ये क्या हो गए भाई, वासा इफ्रेंशिया हो गए। वासा इफ्रेंशिया जो है वो सीमेन ले आई, है ना। तो टेस्टिस ने क्या बनाया भाई, सीमेन बनाया। ये सीमेन वासा इफ्रेंशिया में चला गया। वासा इफ्रेंशिया से एक क्लोज नेटवर्क हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये क्लोज नेटवर्क जो है, ये वाला जो यहाँ पे हमें क्लोज नेटवर्क देखने को मिल रहा है, इसको अपन बोल रहे हैं क्या, बीडर्स कैनाल, है ना। तो वासा इफ्रेंशिया से कहाँ पे ड्रेन हो गया वो सीमेन, बीडर्स, किसके अंदर ड्रेन हो गया, बीडर्स कैनाल के अंदर ड्रेन हो गया। ठीक है, तो वासा टेस्टिस ने बनाया, टेस्टिस से वो सीमेन चला गया वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया से चला गया वो किसके पास में, बीडर्स कैनाल के पास में। बीडर्स कैनाल जो है वो किस में ओपन कर देगी, यूरिनो जेनिटल डक्ट के अंदर। तो ये किसके अंदर ओपन कर देगी, यूरिनो जेनिटल डक्ट के अंदर ओपन कर देगी। और यूरिनो जेनिटल डक्ट के थ्रू वो कहाँ पे हो जाएंगे, बाहर, क्लोएका। समझ में आया कैसा फिजियोलॉजी चलेगा। सबसे पहले टेस्टिस ने सीमेन बनाया, सीमेन वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से बीडर्स कैनाल, बीडर्स कैनाल से यूरिनो जेनिटल डक्ट, और यूरिनो जेनिटल डक्ट से वो कहाँ पे चला गया, क्लोएका। तो अगर हम इसमें देखेंगे डायग्राम में तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या हुआ, आपकी ये टेस्टिस है ना, ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल रहा है, ये हो गया आपका टेस्टिस। ये टेस्टिस ने सीमेन बनाया, उन्होंने रिलीज कर दिया किसके अंदर, वासा इफ्रेंशिया के अंदर। ये वासा इफ्रेंशिया के अंदर, वासा इफ्रेंशिया से वो किसके अंदर चली गई, बीडर्स कैनाल के अंदर। और बीडर्स कैनाल से वो कहाँ पे चली गई, यूरिनो जेनिटल डक्ट। और यूरिनो जेनिटल डक्ट ने कहाँ पे रिलीज कर दिया, क्लोएका के अंदर, और क्लोएका से वो बाहर हो गया। ठीक है, तो अब यूरिनो जेनिटल डक्ट में क्या आया भाई, किडनी से यूरेटर से उसके पास में यूरिन आ गई, इधर से उसके पास में यूरिन आ गई, और इधर से उसके पास में सीमेन आ गया। इसीलिए उसको अपन ने क्या नाम दिया, यूरिनो जेनिटल डक्ट नाम दिया। यूरिनो जेनिटल डक्ट जो है वो कहाँ पे ड्रेन करा, क्लोएका, क्लोएका से वो क्या हो गई, आउट हो गई। वहीं अगर हम देखेंगे तो इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, रेक्टम, है ना। समझ में आया। और हमारी क्या थी, हमारी किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट था, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट था। इनकी किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है। और टेस्टिस की वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगी, ये व्हाइट कलर की फैट बॉडीज देखने को मिलेगी। और इनका अंदर की तरफ एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड अंदर की तरफ रहेगी, बीडर्स कैनाल तो ऊपर की तरफ ऐसा सरफेस पे प्रेजेंट रहेगी उसकी किडनी के ऊपर। और वहीं अगर हम बात करेंगे टेस्टिस किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। चलो, तो क्या लिखा उन्होंने, वासा इफ्रेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर दैट अराइजेस फ्रॉम टेस्टिस। तो टेस्टिस से अराइज हुई क्या, वासा इफ्रेंशिया, जो क्या लेकर आई, सीमेन, जो कि किस में ओपन हुई, बीडर्स कैनाल के अंदर ओपन हुई। फाइनली वो किससे कम्युनिकेट करा, यूरिनो जेनिटल डक्ट से कम्युनिकेट करा। तो फाइनली उसने कम्युनिकेट करा यूरिनो जेनिटल डक्ट से, यूरिनो जेनिटल डक्ट से वो कहाँ चली गई, क्लोएका के अंदर। दैट कम आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इनटू द क्लोएका। क्लोएका से बाहर निकल गया। द क्लोएका इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर। अभी हमें ये समझ में आया कि भाई क्लोएका के अंदर क्या क्या पास हो रहा है। हमने देखा डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट। तो हमें ध्यान में रखना है क्लोएका के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन आता है क्लोएका जो है वो क्या क्या पास करेगा, फिसिस फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड यूरिन, थर्ड ऑप्शन सीमेन, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो हम क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत ना। अगला जो हमको ध्यान में रखना है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल तो बहुत ईजी है, फीमेल को तो किसी से कोई मतलब है ही नहीं। फीमेल का भाई टेस्टिस जो है वो अपना काम कर रही थी, किडनी जो है वो अपना काम कर रही थी। किडनी क्या कर रही थी, किडनी अपना यूरिन बना रही थी। यूरिन बना के वो किसके अंदर ड्रेन कर रही थी, यूरेटर के अंदर। और यूरेटर किसके अंदर ड्रेन कर रहा था भाई, क्लोएका के अंदर। उसको कोई टेंशन नहीं है। अब आई उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये हमें कुछ इस तरीके से हमारी ओवरी देखने को मिला। ये क्या हो गई उसकी किडनी के ऊपर, ये मान लो ये किडनी है और किडनी के ऊपर इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है। तो ओवरी प्रेजेंट है नियर किडनी, है ना। हमें क्या लिखेंगे, ये ओवरी। तो ये ओवरी जो है वो क्या होगी भाई, प्रेजेंट है नियर किडनी। किडनी के पास में ही प्रेजेंट है, लेकिन नो रिलेशन टू किडनी। उसको किडनी से कोई मतलब नहीं है, उसको किडनी से कोई मतलब नहीं है।
अब यहीं अगर हम बात करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा भाई, ये आपकी ओविडक्ट, ओविडक्ट जो होगी वो ओवा कैच करके और वो किसके अंदर ड्रेन कर देगी, ओविडक्ट। देखो ये थोड़ा ऊपर बना दिया इन्होंने, ओविडक्ट आ गई, ओविडक्ट ने किसके अंदर ड्रेन कर दिया, ये ऐसा यहाँ से ओवा, ओवा से ओविडक्ट, ओविडक्ट से हमारा चला गया किसके पास में, क्लोएका के अंदर, और क्लोएका से वो बाहर हो जाएगा। तो इसका तो बहुत ही इजी है। इसका कैसा रहेगा, सबसे पहले ओवेरी, ओवेरी से कहाँ जाएगा वो, ओवी डक्ट के पास में, ओवी डक्ट से कहाँ जाएगा वो, क्लोएका, क्लोएका से आउट। ठीक है, समझ में आया। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवेरी, सही बात है, पेयर ऑफ ओवेरी प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में द ओवेरीज आर सिचुएटेड नियर किडनी, है ना, नियर किडनी प्रेजेंट है, नियर किडनी प्रेजेंट है, लेकिन फंक्शनल में अगर देखेंगे तो उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी, किडनी के साथ में कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजेस फ्रॉम द ओवेरीज, है ना, तो क्या अराइज हो रही है भाई, पेयर ऑफ ओविडक्ट, दो ओवेरी, दो ओविडक्ट अराइज हो रही है कहां से, ओवेरी से, और वो कहां पे ड्रेन कर रही है, क्लोएका के अंदर, है ना। तो इन्होंने ये लिखा है कि पेयर ऑफ ओवेरीज ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली, अ मैच्योर फीमेल कैन ले, कितना ले करेगा, 2500 से लेके 3000, एक बार में 2500 से 3000 ओवा जो होगा वो रिलीज करेगा। अब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो सबसे पहले यहाँ ये फीमेल है, फीमेल के ऊपर ही हमें देखने को मिलेगा मेल ओवा, है ना, मान लो इस तरीके से फीमेल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, मेल ओवा प्रेजेंट है। उसने अपनी कॉपुलेटरी पैड की मदद से, कॉपुलेटरी पैड की मदद से फीमेल को क्या कर रखा है, होल्ड करके रखा है। फीमेल को होल्ड करने के बाद में उसने क्या करा भाई, तब तक उसको होल्ड करके रखेगा जब तब फीमेल जो है वो क्या नहीं कर दे, रिलीज कर दे ओवा। कितना रिलीज करेगा, लगभग 2500 से 3000 ओवा जो होगा वो रिलीज करेगा। और ये सारे ओवास जो हैं वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, जेली लाइक फ्लूइड से कनेक्टेड रहेंगे, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे तो पानी में जाके वो क्या हो जाएंगे, पूरे बिखर जाएंगे, उनका कोई यूज नहीं रहेगा, है ना। तो जैसे ही ये क्या करेगा, रिलीज कर देगा 25,000 से 3,000 ओवर रिलीज, 100 से 3,000 ओवर रिलीज कर देगा, तो ये मेल जो है वो अपने स्पर्म जो है वो इसके ऊपर क्या कर देगा, स्प्रे कर देगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है ना, फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है। इसीलिए इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, चलो ये फर्टिलाइजेशन तो हो गया, क्या हो गया भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया, वो भी कैसा फर्टिलाइजेशन हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के बाद में हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये इसको अपन क्या बोलेंगे, लार्वा। डायरेक्ट ये फ्रॉग जैसा बन गया क्या, नहीं, क्या बना, इसने बनाया लार्वा बनाया। ये लार्वा का नाम क्या है भाई, टैडपोल। क्या नाम है, टैडपोल। इसके पास में क्या है, गिल्स, है ना, इसके पास में क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है। तो वो रेस्पिरेशन करेंगे, वो अब पानी के अंदर है तो कौन सा क्या रिलीज करेगी, अमोनिया रिलीज करेगी। अब गिल्स जो है यहाँ पे, ये जो टैडपोल है, टैडपोल जो रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यंग फ्रॉग में, मतलब अडल्ट फ्रॉग में। कौन सी प्रोसेस से कन्वर्ट होगा, दैट इज मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। अब देखो ये वाले फ्रॉग में और ये वाले फ्रॉग में हमें अंतर देखने को मिल रहा है, इनके पास में पूंछ भी है, इनके पास में गिल्स भी प्रेजेंट है ना। और अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में ना पूंछ है ना हमारे पास में गिल्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो टैडपोल है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, उसके टेल और गिल्स जो है वो हट जाएंगे और फिर उसके बाद में वो क्या कर देगा, एंटर हो जाएगा एज अ टेरेस्ट्रियल अडल्ट के रूप में। बात समझ में आई कैसा हुआ, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, अब जो मेल फ्रॉग होगा वो अपने वोकल कॉर्ड की तरह मदद से आवाज निकालेगा। आवाज निकालने के बाद में फीमेल को वो होल्ड करके रखेगा कॉपुलेटरी पैड की मदद से। फीमेल को तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक वो ओवर रिलीज नहीं करते। जैसे ही वो ओवर रिलीज करेगी तो वो अपने स्पर्म उसके ऊपर स्प्रे कर देगा। स्पर्म स्प्रे करेगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल। फिर उसके बाद में क्या बनेगा, लार्वा। लार्वा बन रहा है, इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट कैसा है भाई, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्या बन रहा है,
लार्वा स्टेज आ रही है। कौन सा लार्वा है, क्या नाम है उसका, टेडपोल लार्वा। लार्वा बनने के बाद में एडल्ट बनेगा, किस प्रोसेस से, मेटामॉर्फोसिस होगा उसके अंदर, है ना। तो टेडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म एडल्ट, है ना, क्या बन जाएगा वो, एडल्ट बन जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हमें देखना मिलेगा। अब फ्रॉग का कुछ मैनकाइंड के तौर पे भी बेनिफिट्स है ना। फ्रॉग ऐसा नहीं है कि हमारे उसके लिए जरूरी नहीं है, फ्रॉग बहुत सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इंसेक्ट को खाता है, किसको खाता है वो, इंसेक्ट को खाएगा। भाई फ्रॉग इंसेक्ट को खा रहा है, फ्रॉग को स्नैक खा रहा है, स्नैक को बर्ड खा रहा है, ऐसे करके हमारी क्या चलती जा रही है, पूरी फूड चेन चलती जा रही है ना। तो फूड चेन के लिए और फूड वेब के लिए भी हमारे इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं तो खेतों में फसल उग रही है तो इंसेक्ट वगैरह हो रहे हो, तो उनको खाने का काम क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, हमारा फ्रॉग कर रहा है। तो क्रॉप्स के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल चाइना, वो फ्रॉग की खेती करते हैं। मतलब वो एक बहुत बड़ा उनका वो रहता है, पूरा एक्वेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे फ्रॉग रखेंगे, उनको क्या करेंगे वो बहुत सारे फ्रॉग डेवलप कराएंगे और फिर उसके बाद में उनको खाते हैं वो लोग। तो वो फ्रॉग की खेती करते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज में हमें क्या देखने को मिलता है कि इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग ऑफ द फ्रॉग जो है वो उसको खाने के तौर पे भी यूज करा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी चीजें देखी फ्रॉग के बारे में। ओके, तो होप आप सभी को समझ में आया। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई तो एक लाइक तो बनता है, तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा किसके ऊपर डलने वाला है, इसकी क्वेश्चन सेशन पे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, पूरी तरीके से सारे नोट्स बनाना, एनसीईआरटी के साइड में ही बना लेना, कहीं और बनाने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद में इसका हम नेक्स्ट जो है वो लगभग 50 से 100 क्वेश्चंस का हम एक क्वेश्चन सेशन रखेंगे। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।